CH-76 अपने खून से उसे सींचा है मैंने किस। अब तक आप सभी ने पढ़ा। आदित्य, आपका बच्चा, क्या उस पर भाभी का कोई हक नहीं है? जानते ही क्या हो आप रिधान के बारे में? भाभी से ज्यादा उसके बारे में कौन जानता है? या आप ये जताना चाहते हो कि आप रिधान से भाभी से भी ज्यादा प्यार करते हो? आप गलत हो भाई, ये मान लो हमारी मोम ने हमें हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाया था। क्या उनके ना रहने पर आप वो सीख भी भूल गए? आपने भाभी से ये कहा कि उनकी औकात नहीं है कि वो आपके बेटे पर हाथ उठाए। तो क्या आपके और आपके बेटे में इतनी औकात है भाभी को चोट पहुंचाए? आपके बेटे ने ही भाभी का पैर जलाया। हाँ, इतना बोलकर आदित्य ने सारी बात आदित्य से बताई। ये भी बताया कि विधि का हाथ अनजाने में रिधान पर उठा था, जिसके लिए वो कितना रोई थी, कल से वो कितना तड़पी थी। वही विधान तो ये सब सुनकर दंग हो गया था कि अनजाने में ही उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। उसने अपनी वाइफी को कितना हद कर दिया था। विधान, आदि कॉलेज जाओ, मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। विधान अपनी सीरियस वॉइस में बोला, जिसे सुनकर आदित्य अब कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो भी तो यही चाहता था कि दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। इसलिए चुपचाप अपनी टॉवल लेकर वॉशरूम में चला गया, क्योंकि आध्या से मिलने के लिए भी तो वो बेचैन था। लेकिन विधि की हालत देखकर आज उसे लगा था कि वो उससे मिल नहीं पाएगा, लेकिन विधान ने उसकी ये मुश्किल आसान कर दी थी। उसे वॉशरूम जाता देखकर विधान भी अपने कमरे में चला गया। अंदर गया तो देखा विधि को होश आ गया था। विधान विधि के सीने से लगा सो रहा था और विधि प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रिधान में इतना खोई थी कि विधान के आने की आहट भी उसे महसूस नहीं हुई थी। अब आगे विधान चलता हुआ बेड के पास उसके करीब आया। विधि को खोया हुआ देखकर विधान ने अपना एक हाथ उठाकर उसके कंधे पर रखने को हुआ कि रुक गया। ऐसे ही कई बार विधान ने की, लेकिन 1 इंच की दूरी पर ही लाकर हर बार रोक ले रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं विधान को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने विधि के गलत किया है। एक गहरी सांस लेते हुए विधान ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख ही दिया। वही किसी के हाथ के स्पर्श को निकलते पर महसूस करके चौंक गई। विधि हड़बड़ाहट में अपना सिर घूमकर देखी तो विधान खड़ा था। विधान को देखकर विधि की पकड़कर रिधान पर कस गई। विधि ने तुरंत अपना फेस दूसरी ओर घुमा लिया और एक हाथ से अपने आंसुओं को साफ करने लगी। खुद से विधि को नजरें फेरता देखकर विधान अपनी ने मुट्ठी कस ली। विधान, वाइफी, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? खुद को कंट्रोल करते हुए अपना गला साफ करने की एक्टिंग करते हुए बोला। विधि, दर्द क्या होता है? अब पता ही नहीं चलता, जिंदगी ने इतने दर्द जो दिए हैं, फिर ये तो मुझे बहुत छोटा लग रहा है। विधि खोए हुए अंदाज में बोली और बेड से उठने लगी, जिसे देखकर विधान ने तुरंत उसे कंधे से कसकर पकड़कर वैसे ही बैठा दिया। विधान, डॉक्टर ने पैर जमीन पर रखने से मना किया है तुम्हें, सो यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करबा। जो चाहिए मुझसे बोलना। जितना रेस्ट करोगी उतने जल्दी जख्म भर जाएगा। विधान ने हल्के गुस्से में अपनी बात कही, विधि के बातों को इग्नोर करते हुए। विधि, शरीर पर लगे घाव तो भर जाते हैं विधान जी, लेकिन मन पर लगे घाव कभी नहीं भरते हैं। विधान जी, आपकी नज़रों में मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। आप बार बार मेरी बेइज्जती करते गए और मैं बार बार खुद को समझती गई कि आपके दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपने बोला वो गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन मैं गलत थी। बिना मेरी बात जाने, बिना मुझे समझे आपने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। मुझे मेरे ही बेटे से दूर करने की आप कोशिश कर रहे हो, जिसके बारे में अभी कल तक आप कुछ नहीं जानते थे। आप उससे अनजान थे। उस बेटे को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा है, अपने खून से उसे सींचा है मैंने। उसे कब क्या चाहिए वो क्या करता है, हर बात की खबर रहती है मुझे। कब वो गुस्सा होता है तो कब वो खुश होता है, हर चीज पता है मुझे। आपने मेरे बेटे के गुस्से का फायदा उठने की कोशिश कर रहे हो विधान जी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आज आप मेरे बेटे पर अपना हाथ जताने आ गए, उसे मुझसे दूर करने की सोचने लगे। मेरी एक गलती की इतनी बड़ी तो सजा नहीं हो सकती कि आप मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहते हैं। मुझे लगा आपने मुझे माफ कर दिया होगा, लेकिन नहीं, मैं इस बार भी गलत थी। आप मुझसे बदला ले रहे हो। मुझे पता है आप मुझे तड़पाना चाहते हैं, अपनी तड़प का एहसास दिलाने के लिए, लेकिन यकीन मानिए जितना आप तड़पे थे उतना ही मैं भी तड़पी हूँ। प्यार मैंने भी किया था, मगर आपका प्यार तो एक दिखावा निकला। विधान जी, अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप इस तरह से मुझे जलील नहीं करते, लेकिन कल आपने मुझे एहसास दिला दिया कि आप मुझसे ना कभी प्यार करते थे ना कभी करेंगे।
आपने करी है तो मुझे बस नफरत और मम्मा हममम। विधि की आगे की बातें उसके मुंह में ही रह गई क्योंकि विधान ने झुककर उसके होठों को अपने होठों के बीच कैद कर लिया था, जिससे विधि की बातें उसके मुंह में ही रह गई। आंखें फाड़े वो विधान को देखने लगी, जिसे देख किस करते हुए ही विधान ने अपनी एक हाथ की हथेली ले जाकर उसके आंखों को ढक दिया। विधान की करीबी हर बार विधि को मेल्ट कर देती थी, इस बार भी यही हुआ था। ना जाने कब विधि के हाथ विधान के कंधे पर कस गए, उसे पता ही नहीं चला। दोनों ही अपनी उस किस में खोए पड़े थे कि तभी विधान की आवाज से दोनों की किस ब्रेक हुई और विधि होश में आई। उसने तुरंत ही विधान के सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने के लिए धक्का दे दिया, जिसके लिए ओम तैयार नहीं था, बेड से नीचे गिर गया। ये देखकर विधि की आंखें डर से बड़ी हो गई और मुंह पर विधि ने अपना हाथ रख लिया। रिधान, डैड आप नीचे क्या कर रहे हो? क्या आप गिर गए बेड से? रिधान जो बस अभी अभी अपनी आंखों को मसलते हुए उठा था, आंखें खुलते ही जब उसकी नजर विधान पर गई जो नीचे गिरा हुआ था, उसे देखकर रिधान बोला। वही गुस्से में विधान का जबड़ा कस गया था। विधि पर अब उसे गुस्सा आने लगा था कि उसकी वजह से अब उसे अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। विधि, नो रिधु, आपके डैड गिरे नहीं है, वो उनका फोन नीचे गिर गया था मेरी वजह से, इसलिए ही वो उसे ही उठा रहे हैं। विधि झूठ बोलते हुए बोली। विधान उठकर खड़ा हुआ। विधान, रिधान मुझे तुम्हारी मम्मा से कुछ बात करनी है, तुम बाहर गार्डन में जाकर खेलो कुछ देर। बच्चा विधान एक नज़र विधि पर डालते हुए फिर अपना पूरा फोकस रिधान पर डालते हुए बोला। रिधान, ओके डैड। इतना बोलकर रिधान गार्डन में खेलने चला गया। अब उस कमरे में विधि और विधान के अलावा अब और कोई नहीं था। दोनों के बीच गहरी खामोशी फैली हुई थी। उस कमरे में कुछ सुनाई दे रहा था तो उन दोनों की सांसों का सिर्फ शोर ही सुनाई दे रहा था। उसे खामोशी को तोड़ते हुए विधान विधि के पास बैठते हुए उसकी एक हाथ अपने हाथों में लेकर उसे चूमते हुए प्यार से बोला। विधान, वाइफी, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। कल ही नहीं बल्कि उस दिन से तुम्हें हर्ट करता हुआ आ रहा हूँ जब से हम पहली बार मिले थे। हर बार तुम्हें अपने गुस्से की वजह से मैंने चोट पहुंचाई है। तुम्हें जान क्या करूं, मेरा गुस्सा ही मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। मुझे बचपन से एंगर इश्यूज है जिसके चलते मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल नहीं करना चाहता या ये सब मैं जानबूझकर करता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं कंट्रोल कर नहीं पाता। मेरी यह प्रॉब्लम बस मेरे करीबियों को ही पता है और आज तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हें से सब बता रहा हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही मेरा प्यार कोई दिखावा है तुम्हारे लिए। वाइफी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता प्यार के असली मायने क्या होते हैं। मुझे बस इतना पता है मैं हर पल तुम्हें अपनी नज़रों के सामने चाहता हूँ। तुम्हारी दूरी मुझे बेचैन कर जाती है। वो 4 साल कैसे मैंने गुजारे हैं तुम्हारी तड़प में, ये बस मैं जानता हूँ। एक बार फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ ना रिधान को। हाँ मानता हूँ मैं रिधान को लेकर थोड़ा सेल्फिश जरूर हो गया था, लेकिन क्या करूँ, अभी अभी उसके बारे में जाना है। उसे सारा प्यार देना चाहता हूँ जो उन 2 सालों में नहीं दे पाया था। मुझे लगता था कि प्यार व्यार सब बस एक बकवास चीज़ है, लेकिन कब मैं तुमसे प्यार कर बैठी मुझे खुद भी नहीं पता चला था। बस एहसास मुझे तब हुआ था जब तन मुझसे दूर हुई थी। मेरा प्यार तुम्हारे लिए एक जुनूनियत बन चुका है। तुम्हें किसी के साथ देखकर मेरा दिल जल उठता है। दिल करता है उस इंसान की जान ले लूं, तुम्हें कैद कर लूं अपनी बाहों में, अपनी निगाहों में, तुम्हें ऐसी जगह छुपा लूं जिससे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें देख पाऊं, छू पाऊं, तुम्हें महसूस कर पाऊं और तुम्हें प्यार पाऊं। यहाँ तक कि तुम्हें रिधान के पास देखकर भी मुझे जलेस फील होता है। आई डोंट नो मैं तुमसे ये सब क्यों एक्सप्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुमसे ये सब कहूँ। लव योर जान। इतना बोलकर विधान ने विधि के गले में हाथ डालते हैं उसे खुद के करीब झुका लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख खामोशी से उसे किस करने लगा। वही उसका लव कन्फेशन सुनकर विधि तो मानो सदमे में ही चली गई थी और एक पल के लिए तो वो डर गई थी कि कहीं उसके पति को कुछ हो तो नहीं गया, वो आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अब भाई उसका डरना भी तो लाजमी है, जब पति ही ऐसा हो तो अब अगर नीम के पेड़ से शहद टपकेगी तो सदमा तो लगेगा ही। विधान के होठों को अपने होठों पर महसूस करके विधि की आंखें बंद हो गई। विधान की करीबी हर बार विधि को पिघला देती थी और शायद यही इस वक्त भी हो रहा था। विधि के हाथ कब विधान के सीने से होते हुए उसके बालों में चलने लगे ये विधि को भी पता नहीं चला। दोनों ही एक दूसरे के होठों में उलझे हुए थे। उनकी किस तकरीबन 10 मिनट तक चली। विधि की सांसें रुकने लगी।
जिसे महसूस करके विधान ने उसके होंठों को छोड़ते हुए उसके माथे पर अपने माथे को लगाते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। विधि, विधान जी आपको आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? विधि अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए इधर उधर नजरें करते हुए बोली, क्योंकि इस वक्त उसे काफी शर्म आ रही थी। विधान से नजरें मिलने में कहीं ना कहीं वो काफी खुश भी थी। अपने मन ही मन में विधान का आई लव यू सुनकर, लेकिन बाहर से सो नहीं कर रही थी। विधान, वाइफी क्या बात है, मुझे यहाँ से भगाने की तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है क्या? मेरा यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है जो मुझे यहाँ से भगाने की जल्दी में हो? विधि, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। विधि जल्दी से बोली। विधान, तो कैसी बात है जान? विधान विधि के गले में अपना फेस छुपाते हुए धीमे से फुसफुसाते हुए बोला। उसकी हरकत और बातें सुनकर विधि सिहर उठी। विधि पर खुद का ऐसा असर होता देखकर विधान के होंठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। विधि कुछ कहती उससे पहले ही उनके इस स्पेशल मूवमेंट को स्पॉइल करने के लिए विधान का फोन बजा, जिसे देखकर विधान का जबड़ा कस गया। विधि, विधान जी कब से आपका फोन रिंग हो रहा है? अब आपके ऐसे घूरने से वो अपने आप उठ तो नहीं जाएगा ना? देख लीजिए, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। विधान, हम बोलो क्यों कॉल किया है? विधान बालकनी में जाते हुए कॉल पिक करते हुए गहरी और गुस्से भरी आवाज में बोला। उधर से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनते ही विधान की भौहें तन गई। विधान, बेसमेंट में ले जाओ उसे, कुछ दिनों तक उसकी खातिरदारी करो, फिर उसका हिसाब मैं चुकता करूंगा। और आज से लेकर 1 हफ्ते तक की सारी ऑफलाइन मीटिंग्स कैंसिल करके ऑनलाइन मीटिंग फिक्स करो और उसका शेड्यूल मुझे सेंड करो, क्योंकि अगले 1 हफ्ते तक मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। इतना बोल बिना सामने वाले की बातें सुन विधानी कॉल कट कर दिया। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH 77 कहो तो मैं थका दूं इन्हें। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधान, वाइफी क्या बात है, मुझे यहाँ से भगाने की तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है क्या? मेरा यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है जो मुझे यहाँ से भगाने की जल्दी में हो? विधि, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। विधि जल्दी से बोली। विधान, तो कैसी बात है जान? विधान विधि के गले में अपना फेस छुपाते हुए धीमे से फुसफुसाते हुए बोला। उसकी हरकत और बातें सुनकर विधि सिहर उठी। विधि पर खुद का ऐसा असर होता देखकर विधान के होंठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। विधि कुछ कहती उससे पहले ही उनके इस स्पेशल मूवमेंट को स्पॉइल करने के लिए विधान का फोन बजा, जिसे देखकर विधान का जबड़ा कस गया। विधि, विधान जी कब से आपका फोन रिंग हो रहा है? अब आपके ऐसे घूरने से वो अपने आप उठ तो नहीं जाएगा ना? देख लीजिए, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। विधान, हम बोलो क्यों कॉल किया है? विधान बालकनी में जाते हुए कॉल पिक करते हुए गहरी और गुस्से भरी आवाज में बोला। उधर से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनते ही विधान की भौहें तन गई। विधान, बेसमेंट में ले जाओ उसे, कुछ दिनों तक उसकी खातिरदारी करो, फिर उसका हिसाब मैं चुकता करूंगा। और आज से लेकर 1 हफ्ते तक की सारी ऑफलाइन मीटिंग्स कैंसिल करके ऑनलाइन मीटिंग फिक्स करो और उसका शेड्यूल मुझे सेंड करो, क्योंकि अगले 1 हफ्ते तक मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। इतना बोल बिना सामने वाले की बातें सुन विधान ने कॉल कट कर दिया। अब आगे। VMS कॉलेज। आदि यार भाई, लगता है आज भाभी नहीं आने वाली है। तू खामखा यहाँ खड़े रहकर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। अगर कॉलेज आए ही है तो कम से कम लेक्चर ही अटेंड कर लेते हैं। लेट हो रहा है, चलना यार चलते हैं, वरना भाई को पता लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी वो साला प्रिंसिपल हमेशा हमारी कोई ना कोई गलती ढूंढता ही रहता कि कब हम कोई गलती करें और वो भाई को कॉल करके हमारी शिकायत लगाए। भाई ने ही इस प्रिंसिपल से ऐसा कहा होगा, तभी साला जब देखो तब पीछे पड़ा रहता है और तू उसी के कॉलेज में आशिकी लड़ा रहा है। अगर साले को पता चला ना तो पक्का शिकायत लगाएगा वो कमीना। कार्तिक परेशान होते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए अपने बगल में खड़े हुए आदित्य से बोला, जो बड़े ही बेसब्री से गेट के पास थोड़ी दूर पर खड़े होकर टकटकी लगाए गेट को देख रहा था, या यूं कहें कि उस बड़े से गेट को घूर रहा था। कार्तिक को परेशान होते देखकर बोला, आदित्य, कार्तिक तू खामखा परेशान हो रहा है, उस प्रिंसिपल को लेकर वो हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। और रही बात तेरी भाभी की तो उसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरे भाई को मिस आध्या जोशी ने हल्के में ले लिया है लगता है। सोचा था प्यार से इसे अपना बनूंगा, लेकिन लगता है मेरा प्यार उसे रास ही नहीं आ रहा है। तो अब मेरे गुस्से से वो मेरी होगी। याद है पहली बार जब वो मिली थी कैसे डरी डरी सहमी ही थी। बस मुझे अब उसके उसी डर और भोलेपन का फायदा उठना है।
जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाए, क्योंकि आज तक जिस भी चीज़ को आदित्य ओबरॉय ने चाहा है उसे हासिल भी किया है। तो फिर ये तो उसकी मोहब्बत है, इसे तो हर हालत में हासिल करके रहूंगा। ये सब बातें आदित्य बेहद जुनूनियत भरी आवाज में बोला। उसकी बातों में एक क्षणिक महसूस हो रही थी। इस वक्त उसके अंदर विधान की छवि दिखाई दे रही थी, जिसे देख कार्तिक भी एक पल के लिए सहम गया। वो कुछ कहता कि तभी सामने से आ रही आध्या पर उसकी नजर पड़ी। उसे देखकर कार्तिक ने आदित्य की तरफ देखा तो वहां से गायब था। कार्तिक ने दोबारा अपने सामने देखा तो आदित्य इस वक्त आध्या के ठीक सामने खड़ा था, और आध्या उसे गुस्से से घूर रही थी, जैसे उसे नजरों से ही मार डालेगी आज। आध्या, क्या ऐसे हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है आपने? हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। छोड़िए हमारा रास्ता, वरना इस बार पक्का हम प्रिंसिपल से आपकी शिकायत कर देंगे। आध्या आदित्य को प्रिंसिपल की धमकी देते हुए गुस्से में घूर कर बोली, जिसका आदित्य पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वही उसे रोकने के लिए आ रहे कार्तिक के कान खड़े हो गए। प्रिंसिपल का नाम सुनते ही कार्तिक की हालत अब खराब होने लगी थी। वो कुछ कहता कि उससे पहले ही सामने का नजारा देखकर उसने अपना सिर पीट लिया। नजारा कुछ यूं था कि आदित्य काफी गुस्से में लग रहा था और आध्या का हाथ पकड़कर उसे वापस से खींचते हुए पार्किंग में अपनी कार की तरफ ले जा रहा था, और आध्या अपना हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन आदित्य की पकड़ इतनी मजबूती कि वह खुद को छुड़ाने में नाकाम हो रही थी। कार्तिक, ओ गॉड, क्या कर रहा है ये पागल लड़का? कहीं गुस्से में आकर उस बेचारी को हट ना का दे। मुझे रोकना होगा। ये कहते हुए कार्तिक आदित्य की ओर जाने लगा। आदित्य ने आध्या को ले जाकर फ्रंट सीट पर जोर से धक्का दे दिया और एक तेज आवाज के साथ कार की डोर को बंद करके दूसरी साइड जाकर खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आध्या, जो अब तक संभल चुकी थी, वो डरी हुई नजरों से आदित्य को देख रही थी। आध्या की सारी अकड़ अब धरी की धरी रह गई थी। उसकी जगह अब डर ने ले ली थी। आदित्य का डर उसके मन में कुछ इस तरह से समा गया था कि वो डर से कांप रही थी, जिसे देखकर आदित्य के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर सामने देखते हुए आदित्य ने गाड़ी घुमा ली और तेजी से कॉलेज के मेन गेट से होते हुए कॉलेज के बाहर चला गया। उसकी कार को जाता देखकर पीछे खड़ा कार्तिक बेचारगी से देखते रह गया था आदित्य की जाती हुई कार को। कार्तिक, साला मुझे छोड़कर चला गया। सही कहते हैं, सबकी लड़की के आने से सब बदल जाते हैं। मेरा भाई भी बदल गया और साथ में लड़की भी ले गया। चल बेटा कार्तिक, तू निकल क्लास के लिए, इससे पहले कि प्रिंसिपल तुझे दर्शन दे दे। तू यहाँ से निकल ले, वरना आज का दिन ही खराब हो जाएगा। इतना बोलकर कार्तिक बेचारा मुंह बनाते हुए चला गया। आदित्य की कार एक बड़े से फार्म हाउस के सामने आकर रुकी, जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था, जिसके सामने एक बड़ा सा गार्डन था। आसपास काफी सारे पेड़ थे जो वहां के माहौल को काफी मनमोहन और सुकून भरा बना रहे थे। आदित्य डोर ओपन कर बाहर निकला और आध्या की साइड आकर दूर ओपन किया। फिर झुककर आध्या को अपनी गोद में उठा लिया। हड़बड़ाहट में गिरने के डर आध्या ने आदित्य के गले में अपनी बाहों का हार बनाकर डाल दिया। आदित्य उसे अपनी बाहों में लिए फार्म हाउस के अंदर बढ़ गया। आध्या, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं अपने भाई से आपकी शिकायत लगाऊंगी, और अगर मेरी दी को आपकी हरकत के बारे में पता चला तो वो आपको छोड़ेंगी नहीं, देख लेना। और फिर ना कहना कि मैं आपको पहले क्यों नहीं बताया। अंडस्को आध्या अभी बोल ही रही थी कि अचानक उसकी चीख निकल गई। बातों ही बातों में आदित्य आध्या को लेकर कमरे में आ गया था। उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों को सुनकर वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, जिसके चलते गुस्से में आदित्य ने आध्या को जोर से बेड पर पटक दिया, जिसकी वजह से आध्या की एक दर्द भरी चीख निकल गई। अपनी कमर को सहलाते हुए आंखों में डर और नमी लिए वो आदित्य को देखने लगी, जो उसे गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। आध्या की कमर बेड के साइड से टकरा गई थी, जिससे उसे दर्द हो रहा था, लेकिन आदित्य इस बात से अनजान था। आदित्य, कितना बोलती हो यार तुम मिस बकबक, तुम्हारा मुंह थकता ही नहीं है क्या? तुम्हारे ये रसीले होंठ ये जरा भी नहीं थकते हैं क्या? कहो तो मैं थका हूँ इन्हें। आदित्य बहुत ही इंटेंसली आध्या के गुलाबी होठों को घूरते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ फिराते हुए बोला, जिसे देखकर आध्या के गाल और कान लाल हो गए। अब ये गुस्से से या शर्म से, अब ये तो आध्या ही जाने। आध्या, क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? हमें आप क्यों परेशान कर रहे हैं? हमने तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, और हम तो आपको ठीक से जानते भी नहीं हैं। आच्छा, आप सिसकते हुए बोली। आदित्य, तो जान लो ना छोटी चुहिया, जो जानना है सब जान लो मेरे बारे में, और अब ये भी तुम जान लो, तुम, और साथ ही अपने इस छोटी से दिमाग में बिठा भी लो
कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, यू आर माइन ओनली माइन। आदित्य आध्या के पास बेड पर बैठते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर बोला। ये सब बोलते हुए आदित्य की बातों में एक अलग ही शनक और जुनून महसूस हो रहा था। आध्या, मैं आपकी कैसे हुई? मैं तो अपने बॉयफ्रेंड की हूँ ना, और मैं अपने दी हम मम्मा मम्मा हम। आध्या की बाकी की बातें उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि आध्या के मुंह से बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही आदित्य का पारा ही मानो हाई हो गया था। और आध्या के बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में कसते हुए आदित्य ने अपने होंठ उसके होंठों से मिलाकर बहुत ही रुखी किस करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसके होठों को खा जाएगा। आध्या दर्द से तड़प उठी थी, आदित्य से खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन आदित्य की मजबूत पकड़ से उसका छूटना मुश्किल था। आदित्य इस वक्त अपना पूरा गुस्सा आध्या के होठों पर निकाल रहा था। किस करते हुए आदित्य को ये पता ही नहीं चला कि वो गुस्से में कितना हारिश हो रहा था। आध्या के साथ आध्या की सांसें रुकने लगी थी, लेकिन आदित्य उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो कभी उसके ऊपर के होठों को बहुत ही रूडली चूम रहा था, तो कभी नीचे के। लगभग 20 मिनट तक किस करता रहा। तभी आध्या का शरीर लूज हो गया और आध्या का जो हाथ आदित्य के सीने पर था वो फिसलकर बेड पर गिर गया। अब जाकर आदित्य की नज़र आध्या के फेस पर पड़ी, जो बेजान सा हो गया था। आध्या बेहोश हो चुकी थी, जिसे देखकर आदित्य का गुस्सा तो मानो हवा हो गया था। आदित्य, शिट शिट शिट, छोटी चूहिया आंखें खोलो अपनी, देखो छोटी चूहिया, तुम ऐसे मुझे अब डरा रही हो। CH 78 आदित्य का आध्या से लव कन्फेशंस। अब तक। आध्या, मैं आपकी कैसे हुई? मैं तो अपने बॉयफ्रेंड की ह ना, और मैं अपने दी हम मम्मा मम्मा हम। आध्या की बाकी की बातें उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि आध्या के मुंह से बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही आदित्य का पारा ही मानो हाई हो गया था। और आध्या के बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में कसते हुए आदित्य ने अपने होंठ उसके होंठों से मिलाकर बहुत ही रुखी किस करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसके होठों को खा जाएगा। आध्या दर्द से तड़प उठी थी, आदित्य से खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन आदित्य की मजबूत पकड़ से उसका छूटना मुश्किल था। आदित्य इस वक्त अपना पूरा गुस्सा आध्या के होठों पर निकाल रहा था। किस करते हुए आदित्य को ये पता ही नहीं चला कि वो गुस्से में कितना हारिश हो रहा था। आध्या के साथ आध्या की सांसें रुकने लगी थी, लेकिन आदित्य उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो कभी उसके ऊपर के होठों को बहुत ही रूडली चूम रहा था, तो कभी नीचे के। लगभग 20 मिनट तक किस करता रहा। तभी आध्या का शरीर लूज हो गया और आध्या का जो हाथ आदित्य के सीने पर था वो फिसलकर बेड पर गिर गया। अब जाकर आदित्य की नज़र आध्या के फेस पर पड़ी, जो बेजान सा हो गया था। आध्या बेहोश हो चुकी थी, जिसे देखकर आदित्य का गुस्सा तो मानो हवा हो गया था। अब आगे। आदित्य, शिट शिट शिट, छोटी चूहिया आंखें खोलो अपनी, देखो छोटी चूहिया, तुम ऐसे मुझे अब डरा रही हो यार। ये किस करने से ये लड़की बेहोश हो गई? पता नहीं आगे क्या होगा इसका। नहीं नहीं, मेरा क्या होगा अब? किस कमजोर बच्चे से प्यार कर बैठ मैं? ओ गॉड, आदित्य हल्के से परेशान होते हुए बोला, और साइड टेबल से पानी के जग को लेकर पानी के छींटे मारने लगा आध्या के फेस पर, जिससे आध्या ने एक लंबी सांसें लेते हुए अपनी आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही उसकी आंखें आदित्य की आंखों से जा मिली। उसकी आंखें में देखते हुए आध्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। दोनों के फेस एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। आध्या अगर जरा सा भी ऊपर उठने की कोशिश करती तो दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल जाते। आध्या, हेट यू सीनियर, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने पहले तो मेरी फर्स्ट किस चुराए, ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी की आपने, ये मैं नहीं भूलूंगा। प्लेयर्स, मुझे जाने दीजिए। अगर अब आपने अपने मन की कर ली हो तो मुझे छोड़ दीजिए। भाई भाभी और दी परेशान हो जाएंगी मुझे ना पाकर, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जो अभी आध्या बोल ही रही थी कि उसकी एक दर्द भरी चीख निकल गई और बाकी की बातें उसके मुंह में ही रह गई। आदित्य, हाँ डरे यूं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? एक ही बात तुम्हें और कितनी बार मुझे बतानी और समझानी पड़ेगी? यू आर माइन ओनली माइन, मुझसे दूर जाने के बारे में तुम सोचना भी मत छोटी चूहिया, वरना पूरी दुनिया में मैं आग लगा दूंगा। आदित्य आध्या के बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में कसकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। दर्द से छटपटाने लगी थी आध्या। आदित्य की बातें सुनकर वो डर से सहम गई, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आदित्य गुस्से से उबल रहा था। आध्या के आंसुओं को देखकर आदित्य ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। फिर एक गहरी सांस लेते हुए आध्या को अपने सीने से लगा लिया और उसकी कमर को हल्के हाथों से सहलाते हुए उसे चुप करवाने लगा। उसके सीने से लगते हुए आध्या आदित्य की शर्ट को अपने मुट्ठी में भींचते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। आदित्य, थे छोटी चूहिया यार, तुम कितना रोती हो?
शी हो के सॉरी कि मैंने तुमसे बहुत रूड बिहेव किया, उसके लिए अब तो चुप हो जाओ मेरी माँ, आदित्य फ्रस्ट्रेट होकर बोला। आद्या, मैं आपकी माँ थोड़ी ही हूँ जो आप मुझे माँ बोल रहे हो। आद्या आदित्य की शर्ट में अपने आंसू और नाक दोनों साफ करते हुए उससे हल्का सा दूर होकर उसे घूरते हुए बोली, जिसे सुनकर आदित्य का तो दिमाग ही घूम गया कि यहाँ उसने इस लड़की को सॉरी कहा, वो शब्द कहा जो अपने भाई के सिवाय आज तक आदित्य ने किसी को नहीं कहा था। इस लड़की ने उसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन माँ वाली बात पर फिर मुंह फुला ली। मतलब हद है यार, क्या लड़की मिली है उसके नसीब में। आदित्य, देखो छोटी चुहिया, सब कहना चाहता हूँ, वैसे तो मैं जो कहना चाहता था उसे काफी स्पेशल तरीके से कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है अब अगर मैंने जरा भी देर की तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आई लव यू छोटी चुहिया, आई रियली लव यू सो मच, आई फंकिंग लव यू, मुझे एक्सेप्ट कर लो छोटी चुहिया, मुझे ना कहने का ऑप्शन वैसे भी तुम्हारे पास नहीं है। आदित्य ने अपनी बात आद्या के सामने रख दी और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। आच्या तो आंखें फाड़े आदित्य को देखने लगी कि आदित्य ने अभी अभी क्या कह दिया। बेचारी को तो मानो सदमा लग गया हो। आदित्य, छोटी चुहिया क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। आदित्य आद्या को कुछ ना बोलता हुआ देखकर उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए बोला। आद्या, हाँ क्या हुआ, आद्या होश में आते हुए बोली। 11। आदित्य, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो मेरी बात का, मैं वॉट कर रहा हूँ, कुछ बोलेगी अब। आद्या, OMG, क्या अभी अभी आपने मुझे प्रपोज किया है, लेकिन मैंने तो कोरियन ड्रामे में देखा था, वो तो कुछ अलग करते हैं, जैसे कि रिंग देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और जहाँ प्रपोज करते हैं उस प्लेस को काफी अच्छे से डेकोरेट करके ये सब करते हैं और फिर किस भी तो करते हैं, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने मेरे लिए बस आई लव यू कहा और किस किया, मेरा गिफ्ट और रिंग वो कहाँ है, क्या आप कोरियन ड्रामे नहीं देखते हैं। आद्या अपनी एक भौहें उठाते हुए आदित्य से बोली। वहीं आदित्य उसकी बिना सिर और पैर की बातें सुनकर पागल सा हो गया था। बेचारे ने आद्या के सामने अपना दिल खोकर रख दिया था और ये है कि इसे अपने कोरियन ड्रामे की पड़ी है। आदित्य का मन अपना सिर पीट लेने का या आद्या को ही पीटने का हो रहा था, पर ये वो कर नहीं सकता था। आदित्य, हाँ मैं कोई ड्रामे नहीं देखता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हो ना छोटी चुहिया, तुम मुझे सब सीखा देना, फिर मैं भी वैसा ही करूँगा तुम्हारे लिए जैसा तुम्हारे वो ड्रामे में करते हैं। ओके बेबी, आदित्य उसे फुसलाते हुए बोला। आद्या, ठीक है, लेकिन मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूंगी तो उसके लिए मुझे परमिशन भी तो लेनी पड़ेगी ना, अपने दी से, भाई से, भाभी से और अपने बॉय। आदित्य, किसी से ये सब बताया नहीं जाता है, अभी कुछ टाइम के लिए हम सीक्रेट रिलेशनशिप में रहेंगे तो सब सीक्रेट होता है ना, क्या तुम्हें इतना नहीं पता। तुम तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे इसी बात पर लेक्चर दे रही थी, क्या तुम झूठ बोलती हो छोटी चुहिया। आदित्य आद्या की बातों को बीच में ही काटते हुए उसे उसकी ही बातों में फंसाते हुए बोला। आद्या, नहीं नहीं, मुझे तो सब पता है, मैं तो बस जोक कर रही थी, आद्या खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली। आदित्य, हम गुड गर्ल, तो ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो कि आज से, बल्कि अभी इसी वक्त से मैं तुम्हारा इकलौता बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ओके, जिसे सुनकर आद्या ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। बेचारी को आदित्य ने बड़े ही अच्छे से अपनी बातों में फंसाकर उसके भोलेपन का फायदा उठाया था और अपनी जीत पर आदित्य एक ईवल स्माइल कर रहा था। आद्या, मुझे अब जाने दीजिए, घर पर लेट होने पर सब परेशान हो जाएंगे, प्लीज अब तो मैंने आपकी बात भी मान ली ना सीनियर, प्लीज अब आप मुझे जाने दीजिए, आद्या मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, जिसे देखकर आदित्य पिघल गया। आदित्य, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, इतना बोलकर आदित्य बेड से नीचे उतरकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि आद्या बेड से नीचे उतरती, आदित्य ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जिससे आद्या हड़बड़ा गई और गिरने के डर से आद्या ने मजबूती से आदित्य की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस ली। आद्या, ये क्या कर रहे हो आप, प्लीज मुझे नीचे उतारो, आद्या आदित्य की बाहों में कसमशाते हुए बोली। आदित्य, छोटी चुहिया, इसकी आदत डाल लो अब से, क्योंकि मैं तो अब तुम्हें ऐसे ही अपनी बाहों में लेकर ही घूमने वाला हूँ। इतना बोलते हुए आदित्य उसे लेकर फार्म हाउस से बाहर अपनी कार के पास आ गया। ओबरॉय पैलेस, विधान का कमरा। सुबह से शाम हो गई, इस बीच ये एक बार भी कमरे में नहीं आए। वैसे तो बड़ा फिक्र रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए छुट्टी ले रहा हूँ, तुम बेड से नीचे मत उतरना, कोई काम हो तो मुझे बताना। अब क्या, अरे मुझे वॉशरूम जाना है, क्या करूँ मैं इस आदमी का, ओ गॉड, विधि मुंह बनाते हुए बोली। तभी विधान की आवाज उसके कानों में पड़ी। विधान,
जान तुमने याद किया और मैं आ गया। वो मैं काम में इतना खो गया था कि याद ही नहीं रहा मुझे कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ बल्कि अपनी जान की सेवा करने के लिए आज पैलेस में ही हूँ। विधि, ये फिल्मी डायलॉग मेरे सामने मरने की कोई जरूरत नहीं है, पहले मुझे वॉशरूम तक छोड़कर आइए, मुझे वॉशरूम जाना है। विधि चिढ़ते हुए बोली, जिसे देख विधान ने विधि को अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए वॉशरूम के अंदर लेकर चला गया। विधान, वाइफी, अगर मैंने तुम्हें नीचे उतारा तो तुम्हारे जख्म फिर से ताजे हो जाएंगे तो क्या? विधि, नो नेवर, आप बस मुझे यही उतार दीजिए और वॉशरूम से बाहर निकल जाइए, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको आवाज दे दूंगी। विधि विधान की बातों को बीच में ही काटते हुए बोली। विधान, वाइफी, तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? क्या अभी भी कुछ ऐसा है बचा हमारे बीच में जो तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत पड़ रही है? हम बोलो। विधान विधि को ऐसे ही अपनी बाहों में लिए हुए बोला, जिसे सुनकर विधि का पूरा फेस शर्म से लाल हो गया। विधि, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से, विधि खींच कर बोली। जिसे सुनकर विधान ने चुपचाप विधि को संभालते हुए नीचे फ्लोर पर उतार दिया। दर्द से विधि की आंखें बंद हो गई, लेकिन झट से विधि ठीक से खड़ी हो गई ताकि विधान को ये ना लगे कि वो पेन में है और वो यहीं रुके जाए। एक नज़र उस पर डालते हुए विधान वॉशरूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद विधि ने आवाज लगाई तो वॉशरूम से उसे लाकर विधान ने उसे बेड पर आराम से बिठा दिया। विधान, रिधान अपनी मासी के पास चला गया है, कल आएगा। विधि, और ये बात आप मुझे कब बताने वाले थे? किसके साथ गया है वो? विधि विधान के घूरते हुए बोली। विधान, तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं, और मैं खुद ही उसे छोड़कर आ रहा हूँ। उसके कहने पर तुम रेस्ट करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तुम्हारी मेडिसिन का वक्त हो गया है। इतना बोलकर विधान कमरे सोफा बाहर चला गया। तभी अचानक ही विधि की नज़र वॉलपेपर लगी घड़ी पर गई, जिसमें हो रहे टाइम को देखकर विधि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विधि, ओ गॉड, मैं इतनी देर तक कैसे सोई रह गई? मुझे तो लगा था कि सुबह से शाम हो गई, पर यहाँ तो सुबह से रात हो गई, वो भी रात के 10:30 बज रहे हैं। लगता है मेडिसिन में उस डॉक्टर ने मुझे नींद की गोलियां दे दी, तभी तो मैं इतना सोती रह गई, वरना मैं तो बहुत कम सोती हूँ। विधि खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली कि इतने में विधान हाथों में डिनर की प्लेट लिए हुए कमरे में वापस आ गया। फिर दोनों ने डिनर किया और विधि को मेडिसिन देने के बाद विधान प्लेट लेकर कमरे से बाहर चला गया। विधान अपने कमरे में वापस आ ही रहा था कि तभी उसे आदित्य अपने कमरे में जाता हुआ दिखाई दिया। फिर विधान ने अपनी हाथ में पहनी हुई वॉच में टाइम देखने लगा, देखा तो 11 बजे बज रहे थे। ये देख विधान की भौहें तन गई और आदित्य को आवाज दिया। विधान, आदि आदि यहाँ आओ। विधान ने हल्के गुस्से में आदित्य को बुलाया। विधान की आवाज सुनकर आदित्य के कदम अपने जगह पर जम गए। बेचारे ने डरते डरते धीरे से अपना सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा, जहां विधान अपने हाथ बांधे खड़ा उसे घूर रहा था। जिसे देख आदित्य का डर से गला ही सूख गया। डरते डरते अपने कदम उसने विधान की ओर बढ़ा दिए और उससे कुछ कदम की दूरी पर आकर अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। विधान, आदि, क्या टाइम हो रहा है? कहाँ थे अब तक? मेरा हल्का सा तुम्हारे ऊपर से ध्यान क्या हटा? तुम तो अपने मन के मौजी गए क्या? इसीलिए तूने यहाँ रुकने का प्लान किया था? 11 बजे तक तुम बाहर से आ रहे हो। डू यू हैव इवन द स्लाइटेस्ट आइडिया हाउ डेंजरस इट कैन बी फॉर यू टू स्टे आउट टिल लेट एट नाइट? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारा यूं देर रात तक बाहर रहना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? वाई डू यू वॉन्ट मी टू कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन यू? आखिर तुम क्या चाहता हो कि मैं तुम पर एक बहुत कड़ी नजर रखवाऊं? आदित्य, सॉरी भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा। आदित्य अपनी धीमी आवाज में बोला, उसकी आवाज में एक डर था। विधान, हम गुड बॉय और यही तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा, वरना तुम खुद ही बहुत समझदार हो। विधान की बात में छुपी धमकी को आदित्य अच्छे से समझा गया था और विधान भी उसे वही समझाना चाहता था। दोनों ही आपने अपने कमरे में चले गए। CH 79। अब तक आप सभी ने। विधान, आदि आदि यहाँ आओ। विधान ने हल्के गुस्से में आदित्य को बुलाया। विधान की आवाज सुनकर आदित्य के कदम अपने जगह पर जम गए। बेचारे ने डरते डरते धीरे से अपना सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा, जहां विधान अपने हाथ बांधे खड़ा उसे घूर रहा था। जिसे देख आदित्य का डर से गला ही सूख गया। डरते डरते अपने कदम उसने विधान की ओर बढ़ा दिए और उससे कुछ कदम की दूरी पर आकर अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। विधान, आदि, क्या टाइम हो रहा है? कहाँ थे अब तक? मेरा हल्का सा तुम्हारे ऊपर से ध्यान क्या हटा? तुम तो अपने मन के मौजी गए क्या? इसीलिए तूने यहाँ रुकने का प्लान किया था? 11 बजे तक तुम बाहर से आ रहे हो। डू यू हैव इवन द स्लाइटेस्ट आइडिया हाउ डेंजरस इट कैन बी फॉर यू टू स्टे आउट टिल लेट एट नाइट?
क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारा यूं देर रात तक बाहर रहना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? Why do you want me to keep a very close eye on you? आखिर तुम क्या चाहता हो कि मैं तुम पर एक बहुत कड़ी नजर रखवाऊं? आदित्य, सॉरी भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा। आदित्य अपनी धीमी आवाज में बोला, उसकी आवाज में एक डर था। विधान, हम गुड बॉय और यही तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा, वरना तुम खुद ही बहुत समझदार हो। विधान की बात में छुपी धमकी को आदित्य अच्छे से समझ गया था और विधान भी उसे वही समझाना चाहता था। दोनों ही अपने अपने कमरे में चले गए। अब आगे अगला दिन और एक नई सुबह। विधान के कमरे से विधि की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुबह सुबह इनका फिर से ड्रामा शुरू हो चुका था। शुक्र यह है कि कमरा साउंड प्रूफ था, जिस वजह से आवाज कमरे में ही गुंज कर रह जा रही थी। चलिए चलकर सुनते हैं कि क्या बात हो रही है, क्यों विधि की इतना रही है और किस पर। विधि, मैंने बोला ना आपसे एक बार, क्यों आप मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं? जब मैंने एक बार कह दिया मैं शावर लूंगी तो मतलब शावर लूंगी, फिर आप क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं? मुझे सवार नहीं लेने दे रहे हैं? मैं बिना शावर लिए एक मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। आप लगभग आधे घंटे से मुझे परेशान कर रहे हो। मेरा गला दुख रहा है चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बार बार कहने से। विधान, तो क्यों चिल्ला रही हो? वैसे भी तुम्हारी इतनी तेज आवाज सुनकर मुझे हेडेक होने लगा है। मैं जो कह दिया सो कह दिया। शावर नहीं लेना है तुम्हें तो मतलब नहीं लेना है, दैट्स इट। विधि, क्यों नहीं लेना है? मैं तो शावर लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ आप मुझे कैसे रोकते हैं। विधि गुस्से में बोली। विधान, वाइफी, हर चीज की एक लिमिट होती है और तुम अपनी लिमिट अब क्रॉस कर रही हो। मैं जो कह रही हूँ कुछ सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। अगर एक दिन तुम सवार नहीं लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। विधान विधि के पास आकर उसके कंधे को कस के पकड़कर झकझोरते हुए गुस्से में अपने दांत पीसकर बोला। विधान के गुस्से को देखकर विधि कहीं ना कहीं डर गई और अब उसकी आंखों में भरा गुस्सा नमी में बदल गया, जो कुछ ही देर में नमी से आंसू के रूप में बदलकर उसके गालों पर लुढ़कने लगा, जिसे देखकर विधान ने कसकर अपनी आंखें मींच ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। विधान, ओके फाइन, तुम खुद से शावर तो नहीं ले सकती हो क्योंकि मुझे पता है ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तुम जरूर अपनी पट्टियों को गिली कर लोगी, इसलिए चलो मैं तुम्हें शावर दिलाता हूँ। इतना बोलकर विधान ने विधि को अपनी बाहों में उठा लिया और वॉशरूम की ओर चल दिया। वही विधि तो शॉक्ड हो गई और चिढ़ते हुए बोली, विधि, नहीं लेना मुझे कोई शावर, अब मेरा मन ही नहीं है, मुझे नीचे उतार दीजिए। विधान जी, मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ, आप मुझे शावर दिलाने की आड़ में अपना रोमांस करना चाहते हैं, मेरे साथ आप छाड़ करना चाहते हैं, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं आपकी सारी शरारती समझती हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, मुझे आप शावर दिलाने के बहाने वैसे देखना चाहते हैं। छी छी, आप कितने गंदे हैं, मुझे अभी के अभी नीचे उतार दीजिए, मुझे नहीं लेना है सावन। विधान के सीने पर अपने नाजुक नाजुक हाथों से वार करती हुई चिल्लाते हुए बोली। उसको यूं चिढ़ता हुआ देख और उसकी बातों को सुनकर विधान मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था और उसे लेकर वॉशरूम के अंदर आ गया। वॉशरूम में रखी हुई एक राउंड शेप की स्टूल पर विधान ने विधि को बहुत ही केयरफुल बिठा दिया और बाथटब में भरे हुए पानी को बाहर निकलने लगा। कुछ ही देर में बाथटब में से पानी बिल्कुल खाली हो गया तो विधान ने विधि को उसमें कुछ इस तरह से बिठा दिया जिससे उसके पैर पानी को जरा भी टच न कर पाए और इन्फेक्शन ना हो। विधान, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आया, यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं तुम्हारे लिए। इतना बोल विधान वॉशरूम से बाहर चला गया और थोड़ी देर में वापस अंदर आया। आकर बाथटब में विधि के ठीक सामने उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। अपने हाथ आगे बढ़ाकर विधि के कपड़ों की तरफ ले गया कि इतने में विधि ने उसकी हाथों पर जोर से मारा और चिल्ला पड़ी। विधि, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे हाथ भी मत लगाएगा वरना हाथ तोड़ दूंगी मैं आपका। मैं सब समझ रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद से शावर ले सकती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, आप अभी के अभी वॉशरूम से बाहर जा। हाँ, विधि बोल ही रही थी कि अचानक उसकी चीख उस वॉशरूम में गूंज उठी। साथ ही एक चर की आवाज भी हुई जिसके साथ ही विधि की नाइट ड्रेस फटकर विधान के हाथों में आ गई और विधि विधान के सामने बिना कपड़ों की हो गई। खुद को छुपाने की कोशिश में विधि अपने हाथों से यहाँ वहाँ खुद को ढकने की नाकाम कोशिश करने लगी। संविधान की इस हरकत पर विधि को उसे पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन शर्म के कारण वह उसे नजरें तक नहीं मिल पा रही थी। वही विधि को बिना कपड़ों के देखकर विधान को गर्मी लगने लगी, जिसे महसूस कर विधान में अपनी ताई की नोट को ढीले की अरे लंबी लंबी सांस लेने लगा, जिसे देख विधि घबरा गई।
विधि को घबराता हुआ देखकर विद्या ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और एक डिब्रिट लेते हुए विधान बाथ टब से बाहर आया और विधि के सिर के पास जाकर एक स्टॉल लेकर बैठ गया। विधि के बालों को वॉश करने लगा, जिसे महसूस कर विधि ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में विद्यालय विधि को अच्छे से बाथ मिल दिया। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। विधान विधि को अपनी बाहों में लिए एक पर्पल कलर के तो एक में की टॉवल से उसे अच्छे से रेप किया था। विधि को लेकर विधान बेड के पास चलता हुआ आया और उसे बेड के किनारे की एक साइड पर आराम से बैठा दिया। फिर दूसरा टॉवल लेकर विधि के बालों को अच्छे से सूखने लगा। विधि तो बस अपना सिर नीचे झुकाए हुए एकटक जमीन को घूर रही थी, क्योंकि उसे विधान को फेस करने में शर्म आ रही थी। हालांकि उनके बीच ये कपड़ों की दीवार कई बार गिरी थी, लेकिन फिर भी विधि की शर्म खत्म नहीं हुई थी और विधि की यही अदा विधान को बहुत पसंद थी। विधि को रेडी करके विधान भी चेंज करने चला गया। विधि को विधान ने एक कंफर्टेबल फ्रॉक पहनाया जो बेबी पिंक कलर का था। उसे पहनकर विधि लग ही नहीं रही थी कि वो एक बच्चे की माँ है। विधान ने उसे आज ऐसे रेडी किया था जैसे वो कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। 18 मासूम महबूबा एक लड़की नशे के हालात में भी भागते हुए आ रही थी और उसके पीछे कुछ लड़के पड़े थे। लड़की भागते हुए एक रूम में चली गई। उस रूम का दूर हल्का सा ओपन था, जिससे वो आसानी से उसमें चली गई। लड़के शिट्यार अभी तो यही थी। वो लड़की अचानक से कहाँ चली गई, यही कहीं होगी, ढूंढो, कहकर उसे टूटने लगे। उसे कुछ देर ढूंढने के बाद शायद दूसरी तरफ भाग होगी। चलो सब भागकर कहीं जानी नहीं चाहिए। लड़के वापस दूसरी तरफ चले गए। नशे की हालत में वो की लड़खड़ाते हुए बेड के पास चली गई और उस पर लेट गई। तभी अचानक से वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। उसमें से एक शख्स बाहर आया। वो दिखने में 24 या 25 साल के करीब थी। एक और जैसे ही उसकी निगाहें बेड पर गई, अचानक से वह ठंडी हो गई। अपने रूम में वो भी बेड पर किसी लड़की की देखकर वो लड़का गुस्से, उसकी नीली आंखों से मानो खून, वो चलता हुआ बेड के पास पहुंचा, से लाल हो गया, निकलने लगा। एक झटके में उसका हाथ पकड़ उसे उठा दिया, लेकिन जैसे जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा तो देखता ही रह गया। उसके बेदाग से सुंदर चेहरे में वो शख्स मानो कहीं खो सा गया। काली काली गहरी बड़ी बड़ी आंखें, दूध के जितना गोरा रंग, चर्बी वाले गुलाबी गाल, नशे के कारण चेरी की तरह लाल हुए होंठ, कमर से नीचे तक आते हुए सिल्की काले बाल उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। खास करके उसके वो चेरी की तरह लाल होंठ। वो अनजाने में ही उसके होंठों की ओर झुकने लगा। दोनों के होंठों के बीच बस थोड़े ही फासले बचे थे कि तभी उसके कानों में मीठी सी आवाज पड़ी, हो छोड़ो मुझे छोड़ो। वो शख्स मिस्री से सुनते ही होश में आया। अंकल व्या कर रहे भी मीठी आवाज। शख्स खुद को संभाला कर बोला, किसने भेजा है तुम्हें, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेरे बेड पर। लड़की, अरे 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 आप तो कितना सवाल करते हो आप अंकल, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, मेरे सर में भी पेन हो रहा है, सोने दो ना वरना बहुत मरूंगी, गे आपको देख लेना। उसकी प्यारी सी आवाज में बातें सुन वो गुस्सा करने के बजाय मुस्कुरा दिया। इतना तो वो जान गया था कि ये लड़की नशे में है। शख्स झूठा गुस्सा करते हुए बोला, ये लड़की में तुम्हें किस एंगल से अंकल लग रहा हूँ, बोलो। तब तक लड़की फिर से सो चुकी थी। उसे इतनी जल्दी फिर से सोता देख उसने अपना सिर पीट लिया। क्या नई मुसीबत है ये लड़की, मुझे इसकी हरकत पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, इसे खुद का भी ख्याल नहीं है कैसे सोई है, और ऊपर से आज ही मुझे ड्रिंक भी करनी थी। शायद ये पहली बार ड्रिंक की है मैंने, इसीलिए इतना असर कर रही है। आह ये सिर तो लग रहा है फट ना जाए, ऊपर से ये लड़की कहीं नशे में कुछ गलत ना हो जाए। यही सब बोलकर उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ाकर सोफे पर सोने चला गया और अपनी आंखों पर हाथ रख कर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे हल्की सी नींद आई। तभी उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ और उसे अपने होठों पर खिंचाव सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसके होठों खा रहा है। अचानक से उसकी सिसकी निकल गई। उराने आंखें खोलकर देखा तो वो लड़की उसके ऊपर लेटकर उसके होठों को चबा रही थी। उसने उसे दूर करने की कोशिश की पर लड़की ने उसे और भी कस कर पकड़ लिया और उनके होठों पर जोर से बाइट कर लिया, जैसे कि उसका उसे दूर करना पसंद नहीं आया हो और उसने उस पर अपना गुस्सा निकाला हो। अब वो शख्स भी मदहोश सा हो गया था। तभी अचानक से उसे पलटकर खुद ही उसके ऊपर आ गया और उसकी उस किस में उसका साथ देने लगा। काफी वाइल्ड होकर उसे किस करने लगा। लगभग 15 मिनट तक उनकी किस चली, होठों को छोड़कर उसके गले पर आ गया। किस के साथ साथ उसे लव बाइट भी देने लगा, जिससे उस लड़की की सिसकियां निकलने लगी, जिसे सुनते ही वो और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया। कुछ देर किस करने के बाद वो एकदम से उठा और लड़की को
अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाकर बहुत ही प्यार से लिटाया, जैसे कि वो कोई कांच की गुड़िया ही और जरा सा जोर लगाने पर टूट जाएगी। और फिर खुद भी उसके ऊपर आ गया और किस करने लगा। दोनों पर ड्रिंक का नशा छाया हुआ था और इसी कारण उसे लड़की के इतने करीब आने से वह लड़का भी बहक रहा था। दोनों की किस लगभग 15 मिनट तक चली। दोनों बहुत ही पैशनेटली एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। फिर दोनों ही हल्के से दूर हुए तो वो लड़की उसके सीने पर अपना सिर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जिसे दोनों का सीना आपस में रगड़ने लगा, जिसे महसूस करके उस लड़के की सांसें बेकाबू हो गई और वो उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने अंदर समाने की कोशिश करते हुए कस के अपनी बाहों में भींच लिया। उस लड़की ने अपना फेस उसके सीने से उठाकर अपनी ठुड्डी के सहारे उसके सीने पर रखते हुए उसे अपनी नशीली आंखों से देखने लगी। उसका क्यूट सा फेस देखकर उस लड़के का कंट्रोल खुद के ऊपर से अब पूरी तरह से छूट गया और झुककर उसने फिर से उसके होठों को अपने होठों की उनकी कैद में ले लिया और उसे किस करने लगा। इसे महसूस कर लड़की की भी आंखें अपने आप बंद हो गई और उसके हाथ उस लड़के के बालों में धीरे धीरे चलने लगे। किस करते हुए ही उसे लेकर वह दोबारा से बेड पर पलट गया और अब वो लड़की उसके नीचे थी और वो उसके ऊपर था। होठों को छोड़कर उसके गले पर अपने होंठ रखकर वहां हल्के हल्के बाइट करने लगा, जिससे उस लड़की की सिसकियां उस कमरे में एक मधुर ध्वनि की तरह गूंजने लगी थी। जी उस माहौल को बहुत ही रोमांटिक बना रहे थी। उसके कंधे से उसकी टॉप को नीचे सरका दिया, जिससे अब उसकी क्लीवेज साफ साफ दिखाई देने लगे। अगले ही पल उसकी क्लीवेज पर अपने होंठ रखकर उसे लिक करते हुए बाइट करने लगा, जिससे उस लड़की की सिसकियां और तेज हो गई थी और उसकी मुट्ठी में बेडशीट कस गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में सिहरन सी हो रही हो और उसके पेट में तितलियां उड़ रही हो। ये फीलिंग उस लड़की को काफी अच्छी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे वो लड़का नीचे की ओर बढ़ने लगा और उसकी टॉप को हल्की से ऊपर की ओर खिसकाकर उसके पेट पर अपने होंठ रखकर वहां चूमने लगा, जिससे वो लड़की मचल उठी। लड़की, आहा अंकल और का करो ना मुंह, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो लड़की उस लड़के के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचकर अपनी मधोशी भरी आवाज में बोली, जिसे सुनकर वो लड़का और भी पागल होने लगा उसे पाने के लिए। वो लड़का उसके ऊपर से उठा और अपनी शर्ट की बटन को खोलते हुए एक झटके में उसे निकाल कर फेंक दिया और झुककर उस लड़की की टॉप को भी निकाल कर फेंक दिया। सामने का नजारा देखते ही उसका गला ही सूखने लगा। लड़की की एज भले ही 17 से 18 के आसपास की लग रही थी, लेकिन काफी अच्छी बॉडी शेप थी उसकी। अपर इनरवेयर के अंदर से झलकती हुई उसकी क्लीवेज, जिसके साइड में एक छोटा सा काला तिल था जो अब दिखाई दे रहा था। उस लड़के से कंट्रोल नहीं हुआ और झुककर उस तिल पर अपने होंठ रखकर उसे अपनी जीभ से लिक करने लगा। तभी अचानक ही उस लड़की को क्या हुआ, उसने उस लड़के को धक्का दे दिया और बैक पर ही पेट के बल पलट गई, जिससे अब उसकी बैक उस लड़के के सामने थी, जिस पर वो अपने होंठ रखकर जगह जगह चूमने लगा। उसके हाथ उसकी पूरी बॉडी पर चल रहे थे, जो उसकी अपर इनरवेयर की स्ट्रिप को एक झटके में तोड़कर निकाल दिया और फिर से अपनी तरफ पलटकर उसकी अपर इनरवेयर को निकाल फेंके। अब वो लड़की अपर साइड में बिल्कुल ही न्यूड थी। उसके एक साइड के सीने हाथों में भींचते हुए और दूसरे को अपने मुंह में भरकर वो शक करने लगा। धीरे धीरे दोनों के कपड़े नीचे फ्लोर पर बिखर गए। वो लड़का उसके सीने से हटकर उसकी थाई को चूमने और बाइट करने लगा। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़कर उसके सेक्सुअल पार्ट पर अपने होंठ रख उसे लिक करने का वो कि अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अपने पैरों को बेड पर रगड़ने लगी। उसकी हालत अब काफी खराब लग रही थी, जिसे महसूस करके उसने अपना सिर ऊपर उठाकर लड़की की आंखों में देखा, जैसे कि आगे बढ़ने की इजाजत मांग रहा हो। अपनी तरफ देखता देख और लड़की को उसका देख उसे पसंद नहीं आया और वो गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, लड़की अंकल आप रोके क्यों गए और करो ना, वो सब मुझे अच्छा फील हो रहा है और करो ना, वो जिद में बोली, जिसे उसकी इजाजत समझकर वो एक झटके में उसमें समा गया। दर्द के कारण लड़की की चीख निकल गई और वो रोने लगी, उसके कंधे पर अपने हाथों से मारते हुए दूर करने लगी। लड़की, आह अंकल आह छोड़ो, दर्द हो रहा है, मुझे कुछ नहीं करवाना, छोड़ो मुझे। वो लड़की दर्द से बिलखते हुए रोने लगी। उसकी चीखें सुन उसकी तरफ सिर उठाकर देखा तो शॉक हो गया। रोते रोते है उसकी नाक लाल हो गई थी, यो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उनके आंसू देख उसके दिल में एक टीस सी उठी। सिर नीचे करके देखा तो समझ गया कि इसका फर्स्ट टाइम है। वो थोड़ा सा रुक गया और उसे प्यार से पैम्पर करने लगा। शख्स, शू बच्चे प्लीज शांत हो जाओ, रोते नहीं, देखो ये अभी ठीक हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी ये फर्स्ट टाइम है। सॉरी बच्चे, अब मैं बहुत आराम से तुम्हें प्यार कराऊंगा, जिससे तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा।
लड़की को उसकी बात समझ नहीं आई। लड़की, आह से सच्ची अंकल, आहा अब दर्द न नहीं होगा ना, आप झूठ झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, वो सिसकते हुए बोली। लड़का, मुच्ची जान अब नहीं होगा दर्द। उसे फिर से किस करने लगा। जब वो कुछ हद तक शांत हुई तो वो हल्के हल्के से अपनी कमर को मूव करते हुए उसे प्यार करने लगा, जिससे उस लड़की की दर्द भरी सिसकियों का शोर फिर से होने लगा। लेकिन आंसू लगातार बह रहे थे उसकी आंखों से। कुछ टाइम बाद उसे वो सब अच्छा लगने लगा तो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ऐसे ही उनके प्यार का सिलसिला रात के 2 बजे तक चला। थक हार कर वो लड़की सो गई, जिससे उसे भी सोना पड़ा। वे शख्स उसे बाहों में भरकर उसके गले में मुंह छुपाकर कमर को कसकर पकड़कर सो गया। CH 81 विधान और विधि के प्यार भरे लम्हे। अब तक विधि को घबराता हुआ देखकर विधान ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और एक लंबी सांस लेते हुए विधान बाथटब से बाहर आया और विधि के सिर के पास जाकर एक छोटा सा स्टूल लेकर बैठ गया। विधि के बालों को वॉश करने लगा, जिसे महसूस कर विधि ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही समय में विधान ने विधि को अच्छे से बात दिला दिया। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दूर ओपन हुआ। विधान विधि को अपनी बाहों में लिए एक पर्पल कलर के तो एक में की टॉवल से उसे अच्छे से रेप किया था। विधि को लेकर विधान बेड के पास चलता हुआ आया और उसे किनारे की एक साइड पर आराम से बैठा दिया। फिर दूसरा टॉवल लेकर विधि के बालों को अच्छे से सूखने लगा। विधि तो बस अपना सिर नीचे झुकाए हुए एकटक जमीन को घूर रही थी, क्योंकि उसे विधान को फेस करने में शर्म आ रही थी। हालांकि उनके बीच ये कपड़ों की दीवार कई बार गिरी थी, लेकिन फिर भी विधि की शर्म अभी तक खत्म ही नहीं हुई थी और विधि की इसी अदा पर तो विधान हर पल उसकी ओर और खींचा चला जा रहा था। विधि अच्छे से रेडी करने के बाद विधान भी चेंज करने के लिए क्लोजेट रूम में चला गया। विधि को विधान ने एक कंफर्टेबल फ्रॉक पहनाया जो बेबी पिंक कलर का था। उसे पहनकर विधि लग ही नहीं रही थी कि वो एक बच्चे की माँ है। विधान ने उसे आज ऐसे रेडी किया था जैसे वो कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। अब आगे 1 वीक लेटर, 1 हफ्ते के बाद सुबह का समय। विधि का पैर अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। इन 1 हफ्तों के बीच विधान ने विधि की बहुत केयर की थी। दोनों माँ बेटे में भी सुलह हो गई थी। इस वार्ता दोनों ही एक दूसरे को हक किए हुए सबसे बेखबर होकर घोड़े बेचकर सो रहे थे कि तभी विधान जिम करके वापस अपने कमरे में आया। बेड पर देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। विधान, व्हाट द हेल, मुझसे भी जल्दी उठने वाली लड़की आज 7 बजे तक सो रही है और मेरे बेटे को भी सुला रही है। ये आजकल लगता है बहुत ही ज्यादा आलसी हुई जा रही है। विधान खुद से ही बोला और बेड के पास जाकर उसने नींद में ही रिधान को आप गोद में उठा लिया और उसे लेकर वॉशरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दूर ओपन हुआ और विधान अपनी गोद में रिधान को लिए कमरे में आया। हॉट शावर लेने की वजह से दोनों ही बाप बेटे की स्किन रेड हो गई थी। वहीं रिधान का मुंह फूला हुआ था और वो खुन्नस में विधान को घूर रहा था, जिसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। विधान के ऊपर उसे लिए क्लोजेट रूम में चला गया और दोनों ही रेडी होकर बाहर आए। विधान ने इस वक्त ब्लैक पैंट वाइट शर्ट वेयर किया था और एक ब्लैक ब्लेजर जिसे उसने अपने हाथों कैरी किया था। हाथी में ब्रांडेड वॉच, पैरों में सूज, जेल से सेट किए बाल। वहीं रिधान ने भी सेम आउटफिट वेयर किया था, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसके बाल जो उसके माथे पर बिखरा हुआ था, लेकिन गुस्सा वो अभी भी अपने बाप से था, जिसने सुबह सुबह उसे उठाकर सीधा बाथटब में डाल दिया था। रिधान जाओ, अपने चाचू के पासपोर्ट में तुम्हारी मम्मा को लेकर आता हूँ। डाइनिंग टेबल पर जाओ, देखो चाचू अभी रेडी हुए कि नहीं। रिधान, लिधू पृधू बेबी की उदाई, क्या आपको भी बात दिलाने वाले हैं? मैं पहले ही कह देता हूँ, आपने जो मिले था साथ त्याग किया, अगर वो आपने मिली मोम के थात कलने के बाले में थौनचाक सोनचाक भी तो मैं आप थे और भी गुच्छा हो जाऊंगा। रिधान अपना मुंह फुलाते हुए बोला। उसकी बातें सुनकर विधान की आंखें छोटी हो गई और वो अपनी छोटी आंखें करते हुए अपने छोटे से बेटे को पुर कर बोला, विधान, ओह तो अब तुम मुझे सिखाओगे जिसे खुद ठीक से बोलना नहीं आता। भूलो मत कि तुम नहीं मेरे बाप हो, बल्कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। जितना बोला है उतना ही करो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब जाओ यहाँ से। अगर मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना चाहते हो तो चुपचाप चाचू को साथ लेकर डाइनिंग एरिया में मुझसे मिलना, वरना मैं तुम्हें अपने साथ कहीं नहीं ले जाने वाला हूँ, सोच लो। विधान तिरछी स्माइल करते हुए बोला, जिसे देखकर रिधान गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे से निकलकर चला गया। जिसे देख विधान ने अंदर से ही दूर को अच्छे से लॉक कर लिया और पलटकर विधि को देखने लगा। फिर अपने धीमे कदमों से आकार विधि के पास बेड पर बैठ गया। उसे हिलाते हुए उठाने लगा तो विधि कसमशाते हुए दूसरी ओर पलटकर फिर से सो गई।
जिसे देख विधान एक ईवल स्माइल करते हुए उसे अपनी ओर पलटकर झुककर अगले ही पल उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। उसकी किस में वाइल्डनेस ज्यादा थी। अपने होंठों पर दर्द और खिंचाव को महसूस करके विधि की नींद टूट गई। आंखें खुलते ही इसकी नजरें विधान की नजरों से जा टकराए। उसे अपने इतने पास देखकर वो भी किस करते हुए आरवी उसे घूरने लगी और उसके सीने पर मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। जिसे देखकर विधान अपनी किस को बिना ब्रेक किए ही उसके दोनों हाथों की पकड़कर इसके सिर के ऊपर कर दिया और बहुत ही पेशनेटली उसे किस किए जा रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब विधि की सांसें फूलने लगी तब जाकर विधान उससे हल्का सा दूर हुआ और लंबी लंबी सांसें लेते हुए विधि को देखने लगा। जिरा की सांसें इस वक्त बेकाबू हो चुकी थी। लंबी लंबी सांसें लेने के कारण उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिस पर नजरें पड़ते ही विधान उसे गिरने लगा। जब विधि की सांसें कंट्रोल हुई तो उसने घूरकर विधान को देखने लगी। उसे कहीं और देखता हुआ पाकर विधि ने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो उसकी आंखें छोटी हो गई और साथ ही उसके गाल पूरे लाल हो गए। विधि, बेशर्म इंसान दूर हो जाओ, मेरी नजरों से आपको शर्म नहीं आ रही है ना? एक लड़की को इस तरह से अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए विधि पास में ही पड़े हुए पिलो से उसे मारते हुए बोली। जिसे लगने से पहले ही पार्थ ने पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोला, विधान, व्हाट क्या बोला तुमने? अपनी बीवी को ऐसी नजरों से देखना हवस है? मैं बेशर्म हूं तो ये मत भूलो तुम वाइफी की। अगर मैंने बेशर्मी ना की होती तो वो तुम्हारा लाडला कैसे आता इस दुनिया में? हमारा बेटा हमारी बेशर्मी की नतीजा है। विधान बड़ी ही बेशर्मी से बोला। जिसे सुनकर तो मानो विधि के गाल और कान दोनों ही जलने लगे थे। विधि, अब आपका ये ज्यादा हो रहा है, मेरे बेटे का नाम भी मत लीजिए। इतना बोलकर विधि उसे धक्का देते हुए बैग की दूसरी साइड से उतरकर भागते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई और उसे अंदर से लॉक कर ली। जिसे देखकर विधान के फेस पर एक ईवल स्माइल आ गई और कुछ सोचते हुए वो बेड पर बहुत ही आराम से लीन होकर बैठ गया। अभी कुछ ही समय हुआ कि वॉशरूम के दूर ओपन होने की आवाज उसे सुनाई दी। जिसे सुनकर विधान ने उस ओर देखा जहां से विधि अपना सिर बाहर निकलकर उसे ही अपनी मासूम सी नजरों से देख रही थी। विधान, वाइफी क्या हुआ? बाहरी आओ, वहां ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? जिसे सुनकर विधि ने लाचारी में अपना सिर धीरे से हिला दिया और विधान को देखते हुए बोली, विधि, यहाँ तो सारे बाथरोब गिले हैं, ऐसा क्या किया जो सभी गिले हैं? मैं बस एक टॉवल में हूँ, आप मेरे कपड़े मुझे लाकर दे दीजिए। मैं जल्दी जल्दी में वो भी लाना भूल गई। वो अपने होठों का पाउट बनाते हुए बोली। जिसे देखकर विधान को उस पर और भी ज्यादा प्यारा आ रहा था। उसकी बातें सुनकर विधान कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, विधान, वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा उसके बदले में? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अपना प्रॉफिट को देखकर बोला। CH82 हबी, प्लीज हबी, दे दोनों ना। अब तक। विधि, अब आपका ये ज्यादा हो रहा है, मेरे बेटे का नाम भी मत लीजिए। इतना बोलकर विधि उसे धक्का देते हुए बैग की दूसरी साइड से उतरकर भागते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई और उसे अंदर से लॉक कर ली। जिसे देखकर विधान के फेस पर एक ईवल स्माइल आ गई और कुछ सोचते हुए वो बेड पर बहुत ही आराम से लीन होकर बैठ गया। अभी कुछ ही समय हुआ कि वॉशरूम के दूर ओपन होने की आवाज उसे सुनाई दी। जिसे सुनकर विधान ने उस ओर देखा जहां से विधि अपना सिर बाहर निकलकर उसे ही अपनी मासूम सी नजरों से देख रही थी। विधान, वाइफी क्या हुआ? बाहरी आओ, वहां ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? जिसे सुनकर विधि ने लाचारी में अपना सिर धीरे से हिला दिया और विधान को देखते हुए बोली, विधि, यहाँ तो सारे बाथरोब गिले हैं, ऐसा क्या किया जो सभी गिले हैं? मैं बस एक टॉवल में हूँ, आप मेरे कपड़े मुझे लाकर दे दीजिए। मैं जल्दी जल्दी में वो भी लाना भूल गई। वो अपने होठों का पाउट बनाते हुए बोली। जिसे देखकर विधान की उस पर और भी ज्यादा प्यारा आ रहा थी। उसकी बातें सुनकर विधान कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, विधान, वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा उसके बदले में? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अपना प्रॉफिट को देखकर ही कुछ करता हूँ। विधान विधि की ओर बिना देखते हुए ही बोला। अब आगे। विधि, ओ तो अब आप अपने बीवी से रिश्वत लेंगे हैं ना? आपको शर्म नहीं आ रही है? हबी, प्लीज हबी, दे दोनों ना। पहले तो विधि गुस्से से बोली, फिर अपनी आवाज में नरमी लाते हुए प्यार से बोली। वही विधान तो उसके कहे हुए एक वर्ड पर ही रुक गया था। विधि का उसे हबी कहना उसके अरमानों को जगाने के लिए ही काफी था। विधान, वाइफी, अभी अभी जो कहा तुमने एक बार फिर से कहो ना। विधान अपनी जगह से उठकर उसके पास आते हुए बोला।
जिससे बेखबर उसके मजे लेकर तड़पाने के मूड में थी विधि को सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, विधि, क्या कहा मैंने ती बस आपसे ये क्या हरकत है आपकी? अभी के अभी बाहर जाए निधान जी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। विधि जो कि अपनी बातें बोल ही रही थी कि अचानक ही उसे अंदर की ओर हल्लियों से धक्के देते हुए विधान वॉशरूम के अंदर आ गया। विधि अपने सीने पर अपनी दोनों हाथों से क्रॉस बनाते हुए अपनी टॉवल को कसकर पकड़े खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल विधान ने आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया, जिससे वो उसके सीने से जा लगी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। विधान विधि में इतना खो गया था कि उसकी आंखों में देखते हुए वो धीरे धीरे उसके होंठों की ओर झुकने लगा, जिसका एहसास भी विधि के नहीं और भी तब जब विधान ने पूरे तरीके से विधि के होंठों पर अपनी कब्जा जमा लिया था। विधान का एक हाथ विधि की कमर पर था और दूसरा उसके सिर के पीछे था। उसके सपोर्ट में ये किस एक प्यार भरी सॉफ्ट किस थी जिसे महसूस करके विधि की आंखें बंद हो गई और उसके हाथों की पकड़ विधान के कॉलर पर कस गई। किसके बीच में ही विधान ने विधि को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे विधि ने भी अपने पैर उसकी कमर पर लपेट लिया। उसे ऐसे ही लिए हुए विधान वॉशरूम से निकल वार कमरे में आ गया और उसे लिए हुए ही क्लोजेट रूम में आ गया। उसे नीचे उतारते हुए खुद से हल्का सा दूर किया और उसके माथे से अपने माथे को जोड़ लिया, जिससे दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए विधान उससे दूर होते हुए बोला, विधान, वाइफी, इफ आई स्टे हियर एनी लॉन्गर आई विल लूज कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। वाइफी, अगर मैं यहाँ थोड़ा देर और रुका ना तो मैं खुद से अपना कंट्रोल खो दूंगा। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना जरूरी है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट पर रिधान भी हमारा वेट कर रहा होगा। हम रात को कंटिन्यू करेंगे जान। इतना बोलकर विधान ने विधि को देखते हुए अपनी आई विंक कर दी और वहां से निकलकर कमरे में आ गया। विधि तो विधान की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई बेशर्मी को देखते हुए हैरान थी, साथ ही शर्म से मरी जा रही थी। जैसे तैसे चेंज करके बाहर आई, देखा तो विधान सोफे पर बैठे हुए अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। दूर खुलने की आवाज से नजरें उठाकर देखा तो विधि को देखता ही रह गया। विधि ने चेरी रेड कलर की साड़ी वेयर की थी जो उसके गोरे रंग पर बहुत खिल रहा था। वही विधि उसे इग्नोर करते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई और आईने में खुद को देखते हुए अपने बालों को कॉम्ब करने लगी। खुद को इग्नोर होता देखकर विधान की आंखें छोटी हो गई और वो गुस्से से उसे घूरने लगा। बालों को कॉम्ब करने के बाद उसे वैसे ही खुला छोड़ दी और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक अप्लाई करके आंखों में काजल लगाकर आईने में खुद को देखते हुए सिंदूर लगाने लगी। वो लगा पाती कि उससे पहले ही विधान ने आकर भी सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर दिया, जो उसकी नाक पर भी हल्का सा जा गिरा था। विची की तो आंखें ही बंद हो गई। जब आंखें खींचकर खुद को आईने में देखी तो विधान पर भड़क उठी। विधि, ये क्या किया आपने? विधान जी, ऐसे कौन सिंदूर लगाता है? आपने मेरा बाल खराब कर दिया। अगर आपको ये लगाना ही था मुझे तो आप आराम से नॉर्मल तरीके से भी तो लगा सकते थे ना आप, लेकिन नहीं। विधि उस पर भड़कते हुए बोली। वो गुस्से में विधान को और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। विधान ने उसकी मांग में काफी ज्यादा सिंदूर लगा दिया था, जो आसपास में भी थोड़ा फैल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी शादी हुई है। विधान, वाइफी, मुझे अच्छा लग रहा है और ये इतना इसलिए लगाया है कि दूर से भी तुम्हें कोई गैर मर्द देखे तो उसे ये पता चले कि तुम मैरिड हो। यू नो ना वाइफी, मुझे किसी की भी नज़र तुम पर बर्दाश्त नहीं है। बिकॉज यू आर माइन, ओनली माइन। इतना बोलकर विधान ने उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कमरे से बाहर निकल गया। विधि भी उसकी बातों में खोई हुई उसके पीछे पीछे चल दी। उसे दिल ही दिल में काफी खुशी हो रही थी विधान का ये बोलना कि वो सिर्फ उसकी है। कुछ देर बाद चारी ही विधि, विधान, आदित्य और रिधान डाइनिंग पर मौजूद थे और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सिवाय रिधान के वो अपने वही पुराने ड्रामे किए जा रहा था खाने को लेकर। मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जिसे सुन सुनकर विधि फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उसे किसी तरह बहलाते हुए अपने गुस्से को छुपाकर प्यार से बोली, विधि, रिधु बेबी प्लीज अपनी मोम की बातें मान लो ना, कर लो ब्रेकफास्ट, वरना आप स्ट्रॉन्ग कैसे होगे? डैड और चाचू की तरह हाँ बोलो ना। वैसे आज मैं आपके लिए आपका फेवरेट चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ। अगर आप ये फिनिश कर लोगे तो शाम को आपको मिलेगी मोम के हाथों से बना हुआ आपको फेवरेट चॉकलेट केक। सोच लो फिर। विधि ने अभी कहा ही था कि रिधान ने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया, जिसे देख विधि के साथ साथ विधान और आदित्य भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। विधान के तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये उसका शैतान बेटा है।
जो बाप से भी 2 क्या 4 कदम आगे है, ना जाने आगे जाकर कैसा होगा। विधान, आदि कॉलेज के बाद ऑफिस आ जाना आज। कुछ साइन चाहिए है तुम्हारे तो थोड़ा जल्दी ही निकल जाना कॉलेज से, आज काम काफी इम्पोर्टेंट है। ओके आदित्य, ओके भाई। इतना बोलकर वो अपना नाश्ता कंप्लीट करने लगा। इतने में विधि विधान से बोली, विधि, विधान जी आपसे एक इजाजत चाहिए थी। नहीं एक्चुअली मुझे आपसे वो मैं विधि कुछ तो कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। विधान, वाइफी क्या कहना है तुम्हें, साफ साफ कहो ना मुझसे। कुछ भी कहने के लिए इतनी क्यों सोचना पड़ रहा है तुम्हें, बोलो क्या बोलना है तुम्हें मुझसे। क्या कहना चाहती है विधि विधान से, क्या आद्या विधि की बहन है? ये जान जाएगा आदित्य, जानने के लिए पढ़ते रहिए बेदर्दी सनम। CH83 आदित्य और आद्या का रोमांस। अब तक। विधि, रिधु बेबी प्लीज अपनी मोम की बातें मान लो, ना कर लो ब्रेकफास्ट वरना आप स्ट्रॉन्ग कैसे होगे डैड और चाचू की तरह, हाँ बोलो ना। वैसे आज मैं आपके लिए आपका फेवरेट चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ। अगर आप ये फिनिश कर लोगे तो शाम को आपको मिलेगी मोम के हाथों से बना हुआ आपको फेवरेट चॉकलेट केक। सोच लो फिर। विधि ने अभी कहा ही था कि रिधान ने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया, जिसे देख विधि के साथ साथ विधान और आदित्य भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। विधान के तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये उसका शैतान बेटा है, जो बाप से भी 2 क्या 4 कदम आगे है, ना जाने आगे जाकर कैसा होगा। विधान, आदि कॉलेज के बाद ऑफिस आ जाना आज। कुछ साइन चाहिए है तुम्हारे तो थोड़ा जल्दी ही निकल जाना कॉलेज से, आज काम काफी इम्पोर्टेंट है। ओके आदित्य, ओके भाई। इतना बोलकर वो अपना नाश्ता कंप्लीट करने लगा। इतने में विधि विधान से बोली, विधि, विधान जी आपसे एक इजाजत चाहिए थी। नहीं एक्चुअली मुझे आपसे वो मैं विधि कुछ तो कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। विधान, वाइफी क्या कहना है तुम्हें, साफ साफ कहो ना मुझसे। कुछ भी कहने के लिए इतनी व्यू सोचना पड़ रहा है तुम्हें, बोलो क्या बोलना है तुम्हें मुझसे। अब आगे। आदित्य हमेशा की तरह आज भी कॉलेज में पहले ही आ चुका था और आद्या का वेट कर रहा था। जब से आद्या उसे मिली थी तब से आदित्य ने रिकॉर्ड ही ब्रेक किया था। कॉलेज आने में रोज आना ही नहीं बल्कि वो जल्दी से आता था। वहीं कार्तिक अपनी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वीर की जगह पर जर्मनी गया हुआ था लगभग 3 महीने के लिए। आदित्य कॉलेज के गेट की ओर देखते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, आदित्य, हद है यार, ये मेरी बंदी ने तो जीना ही मुश्किल कर रखा है मेरा। आज पूरे 2 दिन हो गए उसे देखे हुए। लगता है ये आज भी कॉलेज नहीं आने वाली है, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है ना। आदित्य अभी बोल ही यहा था कि सामने से उसे मुस्कुराते हुए आद्या उसी की तरफ आती हुई दिखी। उसे देखकर आदित्य के फेस पर 440 वोल्ट वाली स्माइल आ गई। आज आद्या ने ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट और बाइक टॉप वेयर किया था। आद्या के पास आते ही यो बिना कुछ बोले सीधा उसका हाथ पकड़ कर थी उसे लिए हुए पार्किंग में आ गया, जिसे देखकर आद्या उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, आद्या, आदि क्या हो गया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अपनी कार के पास, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, लेट हो रहा है, रहा मुझे बाद में आकर आपसे मिलूंगी, अभी जाने दीजिए ना प्लीज, आदि यो रिक्वेस्ट करते हुए प्यार से बोली। आदित्य, 2 दिन तुमने अपनी क्लासेस मिस की ना तो 1 दिन और सही, अब बिना कोई क्वेश्चन के चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो। इतना बोलकर आदित्य ने गाड़ी का डोर उसके लिए ओपन कर दिया। इन कुछ दिनों में आद्या इतना तो आदित्य के बारे में जान ही चुकी थी कि वो बहुत ही जिद्दी किस्म का लड़का है, जो उसने एक बार कह दिया तो वो चीज़ वो करके ही रहेगा। इसलिए बहस न करते हुए आद्या भी चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके गाड़ी के अंदर बैठते ही आदित्य ने फिर डोर लॉक कर दिया और दूसरी साइड आकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर आद्या को लेकर कुछ ही समय में आदित्य अपने फार्म हाउस पर आ गया। आद्या इस जगह को देखते ही पहचान गई थी, आज भी दूसरी बार इस जगह पर आ रही थी। फार्म हाउस की देखते ही आद्या को पिछली बातें याद आने लगी, जब आदित्य ने उसे इसी जगह पर लाकर प्रपोज किया था। वही सब याद करके आद्या के होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे आदित्य ने भी देख लिया था और वो अपनी सीट बेल्ट को निकालकर गाड़ी से बाहर आया। दूसरे साइड में आकर आदित्य ने आद्या की साइड के डोर को ओपन किया और झुककर उसकी सीट बेल्ट को निकाल दिया। आदित्य को अपने इतने करीब देखकर आद्या की तो सांसें ही टंक गई थी। उसने अपनी आंखें कसकर मींच ली, जिसे देखकर आदित्य मन ही मन मुस्कुराया और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। गोद में लिए हुए सीधा फार्म हाउस के अंदर की ओर बढ़ गया। जब आद्या को यह एहसास हुआ कि वो आदित्य की गोद में है, तो उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही आदित्य का हैंडसम सा फेस उसे दिखाई दिया, जो उसके बेहद करीब था।
एकटक आध्या उसके फेस को निहारे जा रही थी और मन ही मन खुद को लकी समझ रही थी कि ये मोस्ट हंसम बंदा सिर्फ और सिर्फ उसका ही है। वो उसका बॉयफ्रेंड है जो सिर्फ उसका ही रहेगा। आदित्य उसे लिए हुए अपने कमरे में आ गया, फिर आध्या को बेड पर आराम से बिठा दिया। फिर अगले ही पर दूसरी साइड से आकर आदित्य उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया और उसके पेट में अपना फेस को छुपा लिया, जिसे देखकर आध्या हड़बड़ा गई और घबराते हुए हकलाकर मौली, आध्या, आदि ये क्या क्या कर रहे हो आप मुझे ऐसे ऐसे अजीब सा, आहा आदि स्टॉप इट आदि, आह नहीं प्लीज, आहे भरते हुए आध्या की पकड़ आदित्य के बालों में कस गई, जिसकी वजह से थी कि आदित्य आध्या के टॉप को हल्के से ऊपर की ओर उठाकर उसके पेट पर धीरे धीरे अपने होंठ चला रहा था। उसकी की गई ये हरकत आध्या को आह भरने पर मजबूर कर रही थी। आदित्य उससे हल्का सा दूर हुआ और उठकर बैठ गया, आध्या की बंद आंखों को देखने लगा। आध्या को जब यह एहसास हुआ कि आदित्य उससे दूर हो गया तो खुद को संभालते हुए आध्या ने आंखें खोली। दोनों की आंखें टकरा गई और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। आदित्य उसकी आंखों में बहुत ही गहराई से देखते हुए बेचैनी भरी आवाज में बोला, आदित्य, विल यू मैरी मी? आध्या, मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। वैसे ना का ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया नहीं है, इसलिए से यस बेबी गर्ल, मैं जल्द से जल्द तुमसे हर पल के लिए अपनी नजरों के सामने चाहता हूँ, अपने घर में अपने कमरे में चाहता हूँ मैं तुम्हें। टेल मी फास्ट बेबी गर्ल, विल यू मैरी मी? इतना बोलकर वो एक दम सीरियस होकर उसे एकटक देखने लगा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। वहीं आध्या के लिए ये काफी शॉकिंग था। ये अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखते हुए बोली, आध्या, आदि आप सीरियस हो? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रहे हो? अभी थी आपने कहा था कि हम स्टडी कंप्लीट होने के बाद शादी करेंगे, अब ये अचानक क्या हो गया आपको? दी अभी इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगी और आपकी फैमिली वो क्या मान जाएंगे? अभी मैं बस 18 की हूँ आदित्य, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। इन 2 दिनों में ये मुझे पता चल गया, इसलिए तुम्हें अपने पास लाने के लिए मुझे इससे अच्छा कोई आइडिया नहीं मिला। और रही बात मेरी फैमिली की, तो मेरी भाभी माँ है ना, वो पक्का मेरे लिए भाई को मना लेंगी। मेरी फैमिली में मेरे भाई भाभी माँ और उनका एक छोटा बेटा है और वीर भाई और कार्तिक है। मैंने पहला भी तो बताया था तुम्हें इन सभी के बारे में। आध्या, आदि आप समझ नहीं रहे हो? ओके फाइन, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए दी से भाई से बात करने के लिए। फिलहाल तो आज आप मुझे थोड़ा जल्दी ही यहाँ से सीधा मेरे घर छोड़ दीजिएगा। आज मुझे मेरी दी लेने आ रही है, तो आज से हम उनके घर रहने जा रहे हैं। मैं दी का एक अच्छा मूड देखकर उन्हें हम दोनों के बारे में बता दूंगी। अब तो खुश हो ना आप? आध्या प्यार से उसके फेस की अपने हथेलियों में पकड़ते हुए बोली और फिर उसके सीने से लग गई, तो आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। फिर हल्के से दूर करके उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबा लिया और उसे बहुत ही स्मूथली किस करने लगा। आच्या ने भी इस एहसास को पाकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बालों में अपने हाथ चलाते हुए उसका रिस्पॉन्स करने लगी। उसका साथ पाकर आदित्य और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और किस करते हुए ही उसे लेकर बेड पर किस करते हुए ही लेट गया। होंठों को छोड़कर उसके गले में अपने होंठ रख कर किस के साथ साथ हल्के हल्के बाइट भी करने लगा, जिससे आध्या की हल्की हल्की सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी, जो आदित्य को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। आदित्य जान, कंट कंट्रोल, बस थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ किस प्लीज। आध्या ने आदित्य की बातें सुनकर ना समझी में हाँ में सिर हिलाई। उसकी हाँ मिलते ही एक झटके आदित्य ने उसकी टॉप को निकाल कर फेंक दिया, जिसे देखकर आध्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो खुद को ढकने के लिए पेट के बल पलट गई। उसकी बैंक अब आदित्य की आंखों के सामने थी। आध्या इस वक्त स्कर्ट और दोनों इनरवियर में थी। आदित्य अपनी शर्ट निकाल कर फेंक दिया और झुककर आदित्य ने अपने होंठ यदि पीठ पर चलाने लगा, जिसे महसूस करके आच्या की पकड़ बेड शीट पर कस गई और उसकी मौन करने की आवाज गूंजने लगी। किस करते हुए थी उसे बाइट करने लगा, जिससे आध्या सिसक रही थी और साथ ही अपने इस हुलिया में आदित्य के सामने होने की वजह से शर्म से गली जा रही थी। तभी आदित्य की गई हरकत पर आध्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आदित्य ने अपने दांतों से उसकी अपर इनरवियर को खोल दिया। अभी आध्या उसे रोक पाती या कुछ कह पाती कि उससे पहले ही आदित्य ने उसे अपनी ओर पलट दिया और एक बार फिर से झुककर उसके गले को चूमने व बाइट करने लगा। आध्या, आदिया नहीं प्लीज नहीं। आदि आध्या की बातों से आदित्य पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो गले से होते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा और कब उसकी अपर बॉडी का एक आखिरी कपड़ा भी उससे अलग हो गया ये उसे पता ही नहीं चला।
उसका एहसास उसे तब हुआ जब आदित्य ने उसके सीने पर अपने होंठों से टच किया। आध्या की आंखें मानो बाहर आने को थी, अपने हाथों से उसके कंधों पर मारते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन आदित्य ने दूर हटने की बजाय उसके हाथों को ही पकड़कर उसे अपने दोनों हाथों में फंसा लिया और उसके सीने पर अपने होंठ रखकर उसे सख्त करने लगा, जिससे आध्या मचल उठी। ये एहसास उसके लिए नया और काफी अजीब था। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई थी। 1 घंटे के बाद आध्या गुस्से से एक टक वॉशरूम के दूर की पूर रही थी, जहां अंदर से शावर के पानी गिरने की आवाज आ रही थी। इस वक्त आध्या सिर्फ एक पतली सी चादर में लिपटी हुई थी। उसके शरीर पर, अपर बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था, बस कट और उसके अंदर के कपड़ों में थी आज्ञा इस मान, जो कि काफी रिक्वेस्ट पर आदित्य ने उसे छोड़ा था। खुद को शांत करने के लिए वो वॉशरूम में चला गया था। आध्या की अपर बॉडी पर ना जाने कितने ही लव बाइट के निशान बना दिए थे। आदित्य ने उसी खुदरस में वो वॉशरूम के दूर को ही घूरे जा रही थी जैसे कि वो आदित्य हो। तभी वॉशरूम का दूर ओपन हुआ और अपनी कमर में टॉवल रैप किए हुए और दूसरे टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए आदित्य बाहर निकला। आध्या को खुद को घूरता हुआ पाकर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, आदित्य जान, क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि जब तुम ऐसे गुस्सा होती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। टॉवल को रखकर वो कबर्ड के पास चला गया और उसमें से एक टी शर्ट और लोवर निकाल कर पहन लिया। वहीं आध्या का मुंह अभी भी फूला हुआ था। आदित्य ने आध्या के कपड़े लेकर उसकी ओर बढ़ गया, बेड पर आकर उसके पास बैठा। इससे पहले कि वो उसकी चादर को उससे हटाने के लिए उसे टच कर पाता, आध्या गुस्से से बोली, आध्या डोंट टू चादी, मैं खुद से पहन लूंगी, आप जाओ बाहर, वो गुस्से से बोली। जिसे सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, आदित्य छोटी चुहिया, ये ज्यादा हो रहा है अब तुम्हारा, इतना क्या गुस्सा होना। वैसे भी मैंने तुम्हारी बात मानी ना, तो अब किस बात का गुस्सा। अगर तुम्हें खुद से चेंज करना ही है तो कर लो, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आधा तो वैसे भी मैंने देख ही लिया है। आदि की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर आध्या के गाल तो मानो लाल ही हो गए। CH84 विधान मेरा बॉयफ्रेंड है। विधान को लगी चोट। अब तक आध्या की अपर बॉडी पर ना जाने कितने ही लव बाइट के निशान बना दिए थे। आदित्य ने उसी खुन्नस में वो वॉशरूम के दूर को ही घूरे जा रही थी जैसे कि वो आदित्य हो। तभी वॉशरूम का दूर ओपन हुआ और अपनी कमर में टॉवल रैप किए हुए और दूसरे टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए आदित्य बाहर निकला। आध्या को खुद को घूरता हुआ पाकर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, आदित्य जान, क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि जब तुम ऐसे गुस्सा होती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। टॉवल को रखकर वो कबर्ड के पास चला गया और उसमें से एक टी शर्ट और लोवर निकाल कर पहन लिया। वहीं आध्या का मुंह अभी भी फूला हुआ था। आदित्य ने आध्या के कपड़े लेकर उसकी ओर बढ़ गया, बेड पर आकर उसके पास बैठा। इससे पहले कि वो उसकी चादर को उससे हटाने के लिए उसे टच कर पाता, आध्या गुस्से से बोली, आध्या डोंट टू चादी, मैं खुद से पहन लूंगी, आप जाओ बाहर, वो गुस्से से बोली। जिसे सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, आदित्य छोटी चुहिया, ये ज्यादा हो रहा है अब तुम्हारा, इतना क्या गुस्सा होना। वैसे भी मैंने तुम्हारी बात मानी ना, तो अब किस बात का गुस्सा। अगर तुम्हें खुद से चेंज करना ही है तो कर लो, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आधा तो वैसे भी मैंने देख ही लिया है। आदि की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर आध्या के गाल तो मानो लाल ही हो गए। अब आगे शाम का समय। रोहन का फार्म हाउस। एक बड़ी सी गाड़ी आकर फार्म हाउस के बाहर रुकी। ड्राइवर ने आकर गाड़ी का डोर ओपन किया तो उसमें से विधि बाहर निकली और सीधा फार्म हाउस के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई तो सामने ही उसे आध्या खड़ी हुई दिखाई दी, जो अभी बस उससे 5 मिनट पहले ही आई थी। उसका फेस दूसरी साइड था, इसलिए वो विधि को आते हुए देख नहीं पाई। उसे देखकर पीछे से ही विधि बोली, विधि छोटी। उसकी आवाज सुनकर के आध्या पलट गई। सामने विधि को देखते ही उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो भागते उसके पास है और उससे लिपट गई। तो विधि ने भी उसे अपने सीने से लगाते हुए कसकर पकड़ लिया। आध्या डिडू आई रियली मिस यू सो मच। रिधु बेबी कहाँ है? वो नहीं आया क्या? और जीजू वो भी नहीं आए हैं क्या? आप यहाँ अकेली ही आए हो क्या डिडू? आध्या विधि से अलग होती हुई एक के बाद एक सवाल पूछने लगी, जिसे सुनकर विधि मुस्कुराते हुए बोली, विधि तेरे जीजू की मीटिंग थी तो वो मेरे साथ नहीं आए हैं और रिधु भी आज अपने डैड के साथ ही ऑफिस चला गया है। जब से उसे उसके डैड मिले हैं ज्यादातर वो उनके ही साथ रहना पसंद करता है। आध्या हाँ, शायद इसीलिए वो अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड मासी को भी भूल गया है। आध्या मायूस होते हुए बोली, जिसे देखकर विधि अपना सिरना में हिलाते हुए बोली, विधि ऐसा नहीं है, बच्चे भी अपनी गर्लफ्रेंड मासी को भला कैसे भूल सकता है?
वैसे भी अब तू चल ही रही है साथ में तो उससे ही पूछ लियो। वैसे भी रोज वो पूछता है सभी के बारे में, बस डैड का साथ पाकर उन्हीं में थोड़ा ज्यादा खोया रहता है आजकल। झगड़ा भी उन्हीं से करता है और प्यार भी उनसे बहुत करता है, लेकिन ये बात उन्हें जताता ही नहीं है। इस मामले में तो धौ बिल्कुल अपने डैड पर ही गया है। अरे भाई जरा हमें भी तो बताना कौन अपने डैड पर गया है। वो दोनों बोल ही रही थी कि साइड के कमरे से ये आवाज आई। दोनों उस तरफ देखने लगी जहां से जानवी निकलकर उन्हीं के पास आ रही थी। विधि ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। जानवी, ऐसी भी क्या बातें चल रही थी दोनों बहनों में, जो मुझसे भी मिलना जरूरी ना समझा तूने? जरा मुझे भी तो बता भाई। विधि, कुछ नहीं यार, वो छोटी रिधु बेबी को पूछ रही थी। खैर ये सब छोड़ो, ये बता कि तूने अपनी और छोटी की सारी पैकिंग कर ली है ना, या फिर अभी भी कुछ बाकी है? भाई और भाभी वो दोनों कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ हैं, वो बोल ही रही थी कि गेट की ओर से आवाज आई, जहां से रोहन और रिद्धि दोनों ही बाहर की ओर से अंदर आ रहे थे। दोनों ही ऑफिस के कपड़ों में थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों ही अभी ऑफिस से ही आ रहे थे। विधि ने आगे बढ़कर रोहन की पैर छू लिए। रिद्धि के पैर छूने गई तो रिद्धि ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। एक दूसरे को हक करने के बाद, मिलने जुलने के बाद सभी हाल में लगे हुए सोफे पर बैठे हुए थे। जानवी उन सभी के लिए किचन से चाय नाश्ता लेकर आई और विधि के साइड एक साइड में आकर बैठ गई। वही आध्या इस वक्त विधि के दूसरे साइड में लेटी हुई थी और उसका सर विधि की गोद में था। विधि भी प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। रोहन, विधि बच्चे अपना और सभी का ख्याल रखना। अगर कंपनी के फ्यूचर की बात ना होती तो मैं अभी तुम सभी को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाता। वैसे तो मैं बीच बीच में आकर तुम सभी से मिलता रहूंगा। विधि, रिधु के लिए उसकी मामी कुछ लेकर आई थी तो वो तुम जाते हुए अपने साथ लेकर जाना और रिधु को दे देना और उससे बोलना कि उसके मामा मामी उससे जल्दी ही मिलने आएंगे। वैसे तुम आज रात यहीं रुक जाती तो कल सुबह एयरपोर्ट जाते वक्त हम तुम तीनों को ओबरॉय पैलेस में छोड़कर चले जाते। विधि, भाई रुकने का मन तो मेरा भी है, आज आप दोनों के साथ मैं एक काम करती हूँ, विधान जी से पूछ लेती हूँ कि वो रिधु को आज ले लिए संभाल लेंगे ना, नहीं तो मेरा यहाँ आज रुकना मुश्किल ही होगा। आपको तो पता है रिधु कितना जिद्दी है। आप लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं उनसे बात करके आती हूँ। इतना बोलकर विधि अपना फोन लेकर फार्म हाउस के गार्डन की ओर चली गई। उसके जाते ही रोहन और रिद्धि अपने कमरे में चले गए। आध्या भी फ्रेश होने चली गई। जानवी भी दोनों की बची हुई पैकिंग करने के लिए आध्या के पीछे ही कमरे में चली गई। 11 विधि कई बार विधान को कॉल कर चुकी थी, वो उसे आंसर ही नहीं कर रहा था। अंत में हार कर एक लास्ट बार उसने कोशिश की तो दूसरी रिंग में ही उधर से कॉल पिक हुआ। विधि कुछ कहती कि उससे पहले ही उधर से रिधान की प्यारी सी आवाज सुनाई दी। रिधान, हेलो हु आर यू? रिधान फोन की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, क्योंकि उस पर जान लिखा हुआ था। रिधान भले ही स्कूल नहीं गया था, अभी छोटा था, लेकिन आध्या और जानवी ने उसे काफी कुछ सिखा दिया था और वो इतना तो टैलेंटेड था ही कि सारी चीजों को बहुत जल्दी सीख जाता था। वही विधि रिधान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, कॉल पर बोली, विधि बेबी मम्मा बोल रही है, क्या कर रहे हो आप? और आपके डैड कहाँ है? मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं कब से ट्राई कर रही थी उनका कॉल। विधि उससे विधान की शिकायतें करते हुए हल्के गुस्से में बोली। रिधान, मोमा को वो डैड तो मीटिंग में गए है, उनका फोन तो तबिन केबिन में है मेरे पास, मैं उधर में डैम गेम खेल रहा था। विधि, रिधु बेबी मम्मा आज आपके मामा मामी के पास रुक जाए, वो कह रहे हैं आप आज पापा के साथ मेरे बिना रह लोगे, प्लीज कल सुबह ही आ जाऊंगी जल्दी से आपके पास। विधि रिधान से रिक्वेस्ट करते हुए बोली। अब रिक्वेस्ट करे भी तो क्यों ना करे भाई, जब बाप बेटे एक जैसे ही है, बिल्कुल जिद्दी और उसे एक पल ले लिए ना छोड़ने वाले। रिधान, नो मॉम, आप मामा 6 से बोलो वो आ जाए, हमारे घर आप वापस आ जाओ, आई मिस यू। रिधान नौटंकी करते हुए बोला और उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो विधि की ना सुनकर अगले ही पल जरूर रो देगा, जिसे विधि ने तुरंत ही भाप लिया था और जल्दी से बोली, विधि बच्चा रोना नहीं, मम्मा यहाँ नहीं रुकेगी, आप जब डैड के साथ वापस आओगे तो पक्का वो आपको घर पर ही मिलेगी। अब मैं रखती हूँ, मासी की हेल्प ही तो करानी है पैकिंग में, आप डैड को परेशान मत करना और बेबी। रिधान, ओके मॉम, आई लव यू सो मच मॉम। विधि, लव यू टू मेरा बेबी। इतना बोलकर विधि ने कॉल कट कर दिया और अंदर आ गई। विधान का ऑफिस। रिधान इस वक्त विधान की चेयर पर बैठा हुआ था, जहां उसे खुद विधान ही बिठा कर गया था।
साथ में वो उसे अपना फ़ोन भी उसे देकर ही वो मीटिंग रूम में गया था। रिधान कॉल कट होने के बाद फिर से फ़ोन में गेम खेलने में बिजी हो गया था कि इतने में केबिन का दूर नॉक एक नज़र देखकर रिधान ने उसे इग्नोर कर दिया और वापस से गेम खेलने लगा। ऐसे ही लगातार कई बार दूर नॉक हुआ, लेकिन हर बार रिधान बिना कुछ भी बोले बस अपने ही गेम में ही लीन रहा। जब अंदर से बाहर खड़े शख्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो केबिन का दूर हल्का सा खुला और एक लड़की का हल्का साथ सिर अंदर आया, जो बाहर से ही खड़ी होकर अंदर की ओर झांकते हुए अंदर का मुआयना ले रही थी कि तभी बॉस की चेयर पर उसे एक छोटा सा बच्चा यानी कि रिधान दिखाई दिया, जिसे देखकर वो गुस्से से भर उठी और अगले ही पल वो केबिन के अंदर आ गई और रिधान को गुस्से से घूरते हुए बोली, लड़की, ए बच्चे, यहाँ क्या कर रहा है तू? चल भाग यहाँ से, ये मेरे बॉयफ्रेंड की चेयर है, तेरी तो औकात भी नहीं है इस पर बैठने की। इससे पहले मैं तुझे यहाँ से धक्के मार कर निकालूं, चल भाग यहाँ से, वो लड़की चिल्लाते हुए बोली। उसकी गुस्से भरी तेज और इतनी भयंकर आवाज सुनकर रिधान डर गया और उसके हाथ से वो फोन छूटकर गिर गया जिसे उस लड़की ने देख लिया था। वो कुछ कहती या करती, रिधान खुद को संभालते हुए उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, रिधान, तौन कौन हो आप? एथिट्यूड क्यों थोल मताप मचाक रही हो? मेरे डैडेड का फोन दिर गिर दया गया ना, अब वो आप तो धोलेंगे छोड़ेंगे नहीं। रिधान की बातें सुनकर उस लड़की का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। लड़की, बड़ा ही बदतमीज बच्चा है तू और झूठा भी है। मेरे विधान ला फोन तोड़कर बोल रहा है कि ये तेरे 2 कौड़ी के बाप का फोन है। रुक अभी तुझे बताती हूँ। ये बोलकर अगले ही पल उसने बहुत ही बेदर्दी से रिधान को उस चेयर से खींचकर नीचे उतार दिया और उसे खींचकर केबिन से बाहर ले जाकर धक्का दे दी। रिधान सीधा फ्लोर पर गिरा। दर्द से उसकी चीख निकल गई और उसके मुंह से डैड निकला, जिसे सुनकर उस फ्लोर पर काम करने वालों की भीड़ छूट गई। रिधान के माथे से खून निकल रहा था, उसके हाथ भी छिल गए थे। सभी दया और डरी दोनों ही नजरी से उसे देख रहे थे, क्योंकि उस लड़की को छोड़कर उन सभी को ये पता था कि ये बच्चा उनके बॉस के साथ आया था, लेकिन कौन था इस बात से तो सभी ही अनजान थे। क्या हो रहा है यहाँ? तभी वहाँ एक कोल्ड आवाज सभी को सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी डर से कांपने लगे। विधान उन सभी के पीछे से चलता हुआ वहां आया। रिधान पर उसकी नजरें पड़ते ही वो घबरा गया। क्या करेगा विधान अब उस लड़की के साथ? और कौन है वो लड़की जो विधान को अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी? अब क्या करेगी विधि विधान के साथ अपने बेटे का ये हाल देखकर? CH85 विधान हुआ बेहोश। विधान का गुस्सा अब तक। लड़की, ए बच्चे, यहाँ क्या कर रहा है तू? चल भाग यहाँ से, ये मेरे बॉयफ्रेंड की चेयर है, तेरी तो औकात भी नहीं है इस पर बैठने की। इससे पहले मैं तुझे यहाँ से धक्के मार कर निकालूं, चल भाग यहाँ से, वो लड़की चिल्लाते हुए बोली। उसकी गुस्से भरी तेज और इतनी भयंकर आवाज सुनकर रिधान डर गया और उसके हाथ से वो फोन छूटकर गिर गया, जिसे उस लड़की ने देख लिया था। वो कुछ कहती या करती, रिधान खुद को संभालते हुए उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, रिधान, तौन कौन हो आप? एथिट्यूड क्यों थोल मताप मचाक रही हो? मेरे डैड का फोन दिर गिर दया गया ना, अब वो आप तो धोलेंगे छोड़ेंगे नहीं। रिधान की बातें सुनकर उस लड़की का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। लड़की, बड़ा ही बदतमीज बच्चा है तू और झूठा भी है। मेरे विधान ला फोन तोड़कर बोल रहा है कि ये तेरे 2 कौड़ी के बाप का फोन है। रुक अभी तुझे बताती हूँ। ये बोलकर अगले ही पल उसने बहुत ही बेदर्दी से रिधान को उस चेयर से खींचकर नीचे उतार दिया और उसे खींचकर केबिन से बाहर ले जाकर धक्का दे दी। रिधान सीधा फ्लोर पर गिरा। दर्द से उसकी चीख निकल गई और उसके मुंह से डैड निकला, जिसे सुनकर उस फ्लोर पर काम करने वालों की भीड़ छूट गई। रिधान के माथे से खून निकल रहा था, उसके हाथ भी छिल गए थे। सभी दया और डरी दोनों ही नजरों से उसे देख रहे थे, क्योंकि उस लड़की को छोड़कर उन सभी को ये पता था कि ये बच्चा उनके बॉस के साथ आया था, लेकिन कौन था इस बात से तो सभी ही अनजान थे। क्या हो रहा है यहाँ? तभी वहाँ एक कोल्ड आवाज सभी को सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी डर से कांपने लगे। विधान उन सभी के पीछे से चलता हुआ वहां आया। रिधान पर उसकी नजरें पड़ते ही वो घबरा गया। अब आगे वही विधान की आवाज को सुनकर विधान जोर जोर से रोने लगा। विधान उसकी ऐसी हालत देखकर अंदर तक तड़प उठा था और आगे बढ़कर उसने विधान को अपनी गोद में उठा लिया। रिधान, आकर ये बैड आंटी ने मुझे धक्का धक्का मारा, मुझे लग गई। अगले ही पल रिधान की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर विधान के कंधे पर जा गिरा। ये देखते ही विधान की तो मानो सांसें ही उसके गले में अटल गई थी। वो उसे लिए अपने केबिन में चला गई और चीर ने तुरंत ही डॉक्टर कॉल करके जल्द से जल्द आने को कहा।
विधान ने लाकर उसे अपने गोद में लिए हुए ही सोफे पर बैठ गया। लोगों का खून एक पल में बिना किसी दया के बहाने वाला शख्स आज अपने बेटे के खून को देखकर कांप रहा था, और दूसरी ओर वो लड़की डर से कांप रही थी, ये सोचकर कि अब विधान उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि इसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो बच्चा विधान का बहुत खास होगा। वीर, विधान खुद को संभाल यार, कुछ नहीं हुआ है रिधु को। डॉक्टर आते ही होंगे कि इतने में केबिन का दूर नॉक हुआ। वीर ने अंदर आने को कहा तो डॉक्टर अंदर आया, जिसे देखकर वीर ने उसे रिधान को चेक करने का इशारा किया। डॉक्टर डरते डरते उसके पास गया और ऐसे ही उसे चेक करने लगा। फिर उसकी चोट की ड्रेसिंग करने के बाद वो विधान की ओर ना देखकर वीर से बोला, डॉक्टर सर, बच्चा डर के कारण बेहोश हो गया है। ये चोट भी ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन छोटा है तो स्किन भी थोड़ी सॉफ्ट है, इसलिए ज्यादा लग गया। बाकी तो अंदरूनी कोई चोटें नहीं लगी है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन है, आप मंगा लीजिएगा, अब इजाजत दीजिए। उसकी बात सुनकर वीरहो में सिर हिलाया। तो फिर वो डॉक्टर भी जान बचाकर वहां से भाग लिया, क्योंकि हर पल विधान के केबिन का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। विधान की आंखें इस वक्त मानी खून सी बेहद लाला हो गई थी। विधान को अपनी गोद में लिए हुए अपने केबिन से अटैच रेस्ट रूम में चला गया और उसे आराम से सुलाकर अगले ही पल केबिन से बाहर आया। एक नज़र वीर पर डालते हुए विधान ने उसे कुछ इशारा किया और अपने केबिन से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद इस वक्त सारे एम्प्लॉयज ऑफिस के एक बड़े से हॉल में मौजूद थे। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हुए काम रहे थे। सामने एक बड़ा सा स्क्रीन लगा था, जिस पर बार बार रिधान की फोटो दिखाई जा रही थी। बाकी कमरे में चारों तरफ पूरी शांति फैली हुई थी और उस शांति को भंग करते हुए विधान अपनी गुस्से भरी कोल्ड आवाज में बोला, विधान, किसकी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है, वो मेरे सामने आ जाए, वरना सभी को इसकी सजा मिलने वाली है, ये याद रखना। विधान अभी बोल ही रहा था कि सभी एम्प्लॉयज एक एक शहीद हो गए और उनके के बीच में वही लड़की खड़ी जिसने रिधान के साथ बहुत ही बदसलूकी की थी, और जो उसकी हालत है उसकी वही जिम्मेदार भी थी। उसे देखते ही विधान का तो पारा एकदम हाई हो गया और वो वीर को घूरने लगा। दरअसल वो लड़की विधान की असिस्टेंट मेघा खुराना थी, जिसे वीर ने ही विधान के लिए सेलेक्ट किया था, ये बोलकर कि वो उसके लिए काफी बेस्ट है और आज उसके बेटे की ऐसी हालत की भी वही जिम्मेदार भी है। खुद को घूरता हुआ पाकर वीर सकपका गया और वो खुद भी मेघा को घूरते हुए बोला, वीर, मिस खुराना, ये क्या हद की तुमने, हमारे बच्चे को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी कैसी की तुमने, क्या इसीलिए तुम्हें जॉब पर रखा गया था? उसकी आवाज में इस वक्त बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था रिधान की ऐसी हालत का। मेघा, प्लीज प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि वो बॉस का बेटा है। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मुझे बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, वो दोनों के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली। वीर, बस छोटी सी गलतफहमी हो गई थी मिस खुराना, इसे तुम छोटी सी गलतफहमी कह रही हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो छोटा सा बच्चा इस वक्त किस हाल में है? या फिर हमें जरा सा और लेट हो जाता तो वो हमें और कितनी बुरी हालत में मिलता? एक छोटे से बच्चे के साथ तुम्हारा इतना खराब बर्ताव डिस्गस्टिंग मिस खुराना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो तुम। काश कि मैंने तुम्हें इस कंपनी के लिए सिलेक्ट ही ना किया होता तो आज ये ना हुआ होता। वीर की बातें सोचकर कि सच में उसे जरा सा और लेट हुआ होता तो क्या होता, विधान का जबड़ा कस गया और उसका पूरा चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वहीं मेघा तो थर थर कांपने लगी थी विधान के गुस्से को देखकर कि क्या हाल करने वाला है विधान उसका। If you want to listen this type of novel, then follow me and please subscribe my channel and do like and share.